एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूँ शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी बायोलॉजी का बेहतरीन एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक चैप्टर आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो भी वन शॉट। ये बहुत बड़ा कोई चैप्टर नहीं जिसको 3-4 घंटे मुझे पढ़ाने में लगे। छोटा सा है, प्यारा सा है, आपको जल्दी से ग्रास्प कर लोगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें 3-4 चीज़ें ही आपको पढ़नी और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना है। तो बहुत बवंडर नहीं है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या हेरिडिटी की तरह। छोटा सा चैप्टर है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली चैप्टर आपके क्लास 10th में डाला क्यों गया है ये पहले आपको बताती हूँ। मोरल्स के लिए डाला गया है ताकि हम जो है घूमते फिरते यहाँ वहाँ कचरा किसी के मुंह पे मारते ना चले। ऐसा ना हो कि किसी के सर पे बोतलें फोड़ते चले, ठीक है। हमेशा जब भी बाजार जाएं तो अपना थैला साथ में लेके जाएं। हमेशा दुकान वाले से पन्नी की डिमांड ना करें, पॉलिथीन दे दो भैया दूध रखने के लिए। ऐसा नहीं करना है हमें। और इसलिए हम लोगों ने ये चैप्टर बनाया है, आपके एनसीईआरटी ने, आपके सीबीएसई ने चैप्टर डिजाइन किया गया है क्योंकि हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, यह हमें भी पता है। चाहे हमको बाजू में भी जाना है तो भी हम दूध का पैकेट खरीदेंगे तो थैली हमें चाहिए क्योंकि हमें शर्म आती है एक दूध का पैकेट लाने में। तो बेटा थोड़ा सा बेशरम बनिए, एनवायरनमेंट को साफ रखिए। इस वन शॉट में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो ऑलरेडी आप जानते थे, पर शिप्रा मैम की कटाक्ष शब्दों के साथ आप जो है उसको शायद पालन करना, उसको अपनी लाइफस्टाइल में ले आओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। ये है आपका प्यारा सा चैप्टर जो कि मुझे बड़ा ही पसंद है। आर एनवायरमेंट चैप्टर बहुत छोटा है, मतलब बहुत समय लगता नहीं इसको पढ़ाने में। चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का वन शॉट वीडियो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव कवर्ड। प्लीज जाओ उसे देखो। इंडिया में इतना अच्छा वन शॉट किसी ने नहीं बनाया होगा, वो भी वन शॉट ही है, एक बार में ही पूरा बना है। ये मैं वीडियो में भी आपको बता चुकी हूं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग आज की कहानी जो आपको सुननी है शिप्रा मैम की ज़बानी। बेटा जी शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो कहानी कुछ ऐसी है कि एनवायरनमेंट होता क्या है पहले अपन लोग ये समझ लें। जब तक हम लोग ये समझ लेंगे तो अपने को पूरी कहानी ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। व्हाट इज एनवायरनमेंट? तो मैम जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो भैया हमें मैम सिर्फ इतना याद आता है कि हमारा एक दोस्त है, ठीक है। हमारा एक दोस्त है, दोस्त की सहेली है और बस हम लोग ये जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं। पर आप भूल गए हैं कि आपका एनवायरनमेंट सिर्फ इंसानों से, ध्यान से सुनिएगा, आपका एनवायरनमेंट सिर्फ इंसानों से मिलकर नहीं बना है। आपका एनवायरनमेंट सिर्फ जानवरों से मिलकर नहीं बना है। आपके एनवायरनमेंट में बेटा एयर भी है, हाँ मैम है। तो आपके एनवायरनमेंट में बेटा जी वाटर भी है, हाँ मैम है। तो आपके एनवायरनमेंट में बेटा जी सॉइल भी है मैम ये भी है। आपके एनवायरनमेंट में भी लाइट भी है। समझ में आ रही बात? तो अगर तुम बेटा ये सोचते हो कि एनवायरनमेंट जो है गिट्टी पिट्टी सिट्टी से ही बना है तो बात बिल्कुल गलत है। आपके एनवायरनमेंट में आपको मोहन, ठीक है, सोहन, ठीक है, शिप्रा और फलाना ढिमाका के साथ ये सारे लोग भी, ये सारी चीजें भी चाहिए। सो सम टोटल ऑफ दीज थिंग इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। क्लियर है? सो सम टोटल ऑफ दीज थिंग्स, ये क्या है मैम, क्या है? तो बेटा ये क्या है बेटा जी? नॉन लिविंग चीजें हैं कि नहीं है, ठीक है। नॉन लिविंग चीजें हैं कि नहीं है? नॉन लिविंग थिंग्स है। अब किसी लाइट को बोलते हो, सनलाइट को बोलते हो, सुना है क्या तुमने? लो सुबह उठ गया हूं मैं, आगे आ जाओ, चलो मैं जो है सुबह हो गई। कभी किसी सूरज को बोलते हो, सुना है? ये पिक्चरों में ही होता है, कार्टून्स में ही होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें नॉन लिविंग थिंग, और ये क्या हो गए? रोहन, मोहन, गोहन जितने भी हैं, एंड बेंड, ये सब जो है चपड़ करने वाले लोग क्या हैं? ये है लिविंग बींग्स। सो एनवायरनमेंट क्या है? लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स का सम टोटल है बेटा, बस। हाँ मैम समझ गए, बस खत्म। तो आपको क्या लिखना है? एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स। अब कहानी कुछ ऐसी है लल्ला कि लिविंग बींग्स में होती है जान, ठीक है, जब तक है जान जाने जहान। तो ये जो है इसमें होती है लाइफ। क्या होती है बेटा जी? लाइफ। इसीलिए अब लाइफ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? बायोलॉजी। इसलिए हम इन जो आपके कंपोनेंट्स हैं इनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बेटा क्या कहते हैं बच्चों? बायोटिक कंपोनेंट। हाँ मैम ये भी समझ में आ गया। तो जिसमें बायोलॉजी है, जिसमें जीवन है, जिसमें जिंदगी है, उसे हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो जो भी लाइफ है, और सिर्फ यही नहीं है, लाइफ के अंदर सब आते हैं, चींटी, कीड़े मकोड़े, मगरमच्छ, सूअर, मुर्गियां, सब। तो जितनी भी लाइफ है, चाहे वो एनिमल्स हो बेटा, चाहे वो आपके प्लांट्स हो, चाहे वो आपके
आपके ह्यूमंस हो, वो सब आपके बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे। और जिसमें लाइफ नहीं होती उन्हें हम कहते हैं विदाउट बायोलॉजी का कंपोनेंट, इसीलिए हम उन्हें एबायोटिक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। बस खत्म, ठीक है, समझ गए। सो व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। और आप कैसा लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन क्या कहलाता है? इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन कहलाता है एनवायरनमेंट। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एनवायरनमेंट किससे मिलकर बना है तो आप ये बता देंगे, हाँ मैम बता देंगे। बस क्लियर हो गया, वन शॉट में पढ़ूं नहीं पढ़ूं सब आपको क्लियर हो गया है। सो इट इज अ सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, सब्सटेंसेस, लिविंग बीइंग्स एंड द कंडीशन दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म एंड इन्फ्लुएंस द सेम विदाउट बिकमिंग पार्ट ऑफ इट। क्या बोला मैंने आपको? देखो ये जो लाइन बोल रही है, जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है इंटरैक्शन। हमें ये बताओ लाइट जो है, ठीक है ध्यान से सुनना, आपको पता है मैम हमें लाइट नहीं चाहिए, बेटा लाइट नहीं चाहिए तो विटामिन डी आपकी बॉडी में कैसे आएगा? आप बोलोगे कि लाइट हमें नहीं चाहिए, तो आपके पौधों को तो लाइट चाहिए। पौधे जब तक फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं तब तक आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आएगा कैसे? और जब तक आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आएगा तो तुम्हारा जीवन, तुम जी ही नहीं पाओगे, तुम मर जाओगे यार, सीधी बात ये है। तो आपकी बॉडी में इनडायरेक्टली एबायोटिक एनवायरनमेंट आप पर इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट डालता है। सो दिस इंटरैक्शन बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट मेक्स द एनवायरनमेंट, ठीक है। सो बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शन है, इनडायरेक्टली एबायोटिक हमेशा बायोटिक कंपोनेंट को इन्फ्लुएंस करता रहता है। पानी नहीं पिएंगे, चलो नहीं पीना, भगवान ने हमको बनाया, चलो शिप्रा तुमको कभी जीवन में पानी नहीं पीना है, पर बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो तुम्हारे पेट में क्या भरोगे? गोबर। तो कहानी ये है कि इनडायरेक्टली ये जो चीजें हैं ये आपको इफेक्ट करती हैं, और यही चीजें मिलकर क्या बनाती हैं बेटा जी? यही चीजें मिलकर एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो आपको लगेगा कि ये पार्ट नहीं है, पर ये आपके एनवायरनमेंट का पार्ट है। सो एनवायरनमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलिए। अब कहानी कुछ ऐसी है कि अगर इन फैक्टर्स में कभी कोई चेंजेस है, देखो ये जो चैप्टर है दो पार्ट से मिलकर बना है। पहले में हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के फैक्टर कौन कौन से हैं, एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है, फूड चेन, फूड वेब, फलाना ढमाका, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम ये करेंगे कि कुछ पापी धूर्त जो है नास पिटे लोगों की वजह से आपका एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली डिटीरियोरेट हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, क्यों खराब हो रहा है? हम मानते नहीं, कहीं भी कचरा फेंकते चलते हैं, हम मानते नहीं, कहीं भी इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, हम ऐसा करते हैं, कहीं भी भाई आपको शौचालय बनाया जा रहा है तो भी आप रोड में पॉटी करते फिर रहे हो। तो इन लोगों की वजह से एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूटेड हो रहा है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हम एनवायरनमेंट डिटेरियोरेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन लाइफ पे, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सो चेंज और डिटीरियोरेशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट द होल एनवायरनमेंट मेंशन्ड द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग इन द एनवायरनमेंट। समझ में आई बात? किसी भी प्रकार का डिटीरियोरेशन अगर आपके वातावरण में आ जाए तो हमें लगेगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि हम फेंट होकर, बेहोश होकर गिर जाएं और पता चला डॉक्टर के पास ले गए, ओहो भैया तुम्हारे लंग्स में तो कोयला बहुत भरा है, हमको पता ही नहीं है, हमको सोचा ही नहीं था कि भैया हमारे बॉडी में कोयला आया कहाँ से, क्योंकि हम गंदा पानी पी रहे थे, फिल्टर अच्छे से नहीं कर रहे थे, कोयला हमारे बॉडी में पहुंच गया। तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये जो कंपोनेंट हमारे जो एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, वो एनवायरनमेंट को कोई लेना देना नहीं। प्रकृति को खराब करना मतलब खुद को खराब करना। सो जिसने नेचर से किए, ठीक है, बैर, ठीक है, वो कभी नहीं जाएगा सैर, ठीक है, और सैर होने से पहले ही जो है वो निकल लेगा ऊपर। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में भयंकर वाले बायोजियोकेमिकल साइकिल चलते रहते हैं, जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। मैडम ये क्या बोल रही हो, समझ में नहीं आ रहा है? 9th क्लास में बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली किसी भी साइकिल में गड़बड़ी होने से आपका होल एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। और अफेक्टेड होने का मतलब हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे अल्टीमेटली लॉस किसको है? ह्यूमंस को। समझ में आई बात? ह्यूमन लॉस होने लगेगा। मनुष्य को ये नहीं पता चलेगा कि बेचारे के साथ हो क्या रहा है, पर इनडायरेक्टली उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट को मेंटेन करना इज वेरी वेरी एसेंशियल। लुक एट दिस, ये एक फूड आपको इंटरेक्शन बता रहा है। देखो ध्यान से कैसे कैसे बोल रहा है। देखो ये एक उड़ती हुई ग्रास हॉपर आई, ठीक है ना, इसने ग्रास को खा लिया, ठीक, खा लिया, मोटी होती जा रही है। यह एक इसने कोई वॉर्म ने खा लिया, इसको बड़ी मछली ने
खा लिया, ये जो है तो आपका गिरगिट है, गिरगिट उड़ते हुए जा ही रहे थे, इनको किसी पक्षी ने खा लिया, ठीक है, और पक्षी को किसने खा लिया, अल्टीमेटली किसने खाया पक्षी को, पक्षी को खाया, ओ देखो शेर ने खा लिया। तो बेसिकली ये इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट। ये चैप्टर जो है मोरल चैप्टर है, ये आपको ये याद रखना है, ठीक है, इसमें कोई आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ओह चलिए नेक्स्ट इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम इकोसिस्टम समझ में आया आपको, एनवायरनमेंट समझ में आया, बताओ पहले एनवायरनमेंट इज व्हाट। मैडम एनवायरनमेंट इज नथिंग, इट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग। इन दिस मे बी नॉन लिविंग बीइंग नॉट एक्टिवली, या ये कह सकते हैं इंटेंशनली और एंड नॉन इंटेंशनली एनवायरमेंट, नॉन लिविंग बीइंग्स आर एबायोटिक एनवायरमेंट गेट इन्वॉल्व इन द एनवायरमेंट एंड इनडायरेक्टली दे इन्फ्लुएंसेस द लाइफ ऑफ बायोटिक पार्ट, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई। सो व्हाट इज द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज नथिंग, एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब स्टार्टिंग में मत ठूस देना, सीधे इतना लिखना है सम टोटल ऑफ द लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, और इट इज द सम टोटल ऑफ द लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स एंड इट्स इंटरैक्शन, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अपन बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो तुम लोग जब क्लास 12th में पढ़ोगे, ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, ठीक है, एक छोटू सा मैं तुमको एक एग्जांपल बताती हूँ तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। देखो ग्रुप ऑफ, ध्यान से सुनना, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ये क्या बनाते हैं आपका पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन है ना, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि सलमान खान है, शाहरुख खान है, ठीक है, ये हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है। जब बहुत, अच्छा ये कहानी क्लियर हुई। अब आपको पता होना चाहिए कि ये पॉपुलेशन किससे इंटरैक्ट करेगी, ये पॉपुलेशन इंटरैक्ट करेगी आपके इन्वायरमेंट से। बोलो इंटरैक्ट किससे करेगी बेटा, इन्वायरमेंट से, और इंटरैक्ट करके ये क्या बनाएंगे बेटा, इकोसिस्टम। क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम। पर बात मैडम सिर्फ इतनी सी आप हमको ये बताओ कि क्या सलमान खान, शाहरुख खान, शिप्रा मैम सिर्फ यही पॉपुलेशन है, तो मैं बोलूँगी नहीं भाई, पॉपुलेशन तो डॉग की भी है, पॉपुलेशन तो कैट की भी है, पॉपुलेशन तो ह्यूमंस की भी है, सबकी पॉपुलेशन अलग अलग है कि नहीं है, बोलो बोलो बोलो। हाँ मैम है। तो इसका पर ये सब तो रह तो कहाँ पे रहे हैं, ये सब लोग कहाँ पे रह रहे हैं बेटा, एनवायरमेंट में। कहाँ रह रहे हैं बेटा, एनवायरमेंट में। तो हमारे जो आपका एनवायरमेंट है उसमें अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन रहती है। अब पॉपुलेशन जो है, ध्यान से देखते जाना, कुछ पॉपुलेशन एयर में भी रहती है, कुछ पॉपुलेशन वाटर में भी रहती है, कुछ पॉपुलेशन लैंड में भी रहती है। हाँ मैम रहती तो है। इसका मतलब ये कि हर पॉपुलेशन एक ही प्रकार के इकोसिस्टम में नहीं रह सकती, जिसकी वजह से इकोसिस्टम के अलग अलग पार्ट होते हैं बेस्ड ऑन द लिविंग, ध्यान से देखना, लिविंग कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, क्या बोला मैम, क्या बोले जा रही, सुन लो, ध्यान से सुनो। देखो क्या है कि इकोसिस्टम किससे मिलकर बना, ध्यान से सुनो। मान लो, ध्यान सुना, मान लो कि मैं भोपाल में रहती हूँ, ठीक, सुनना मेरी बात। मान लो कि मैं भोपाल में रहती हूँ, तो भैया मेरे कॉलोनी, ये मेरा कॉलोनी मेरा इकोसिस्टम है। पर क्या एक मछली मेरे कॉलोनी में रह सकती है? रह सकती है ना मैम, पर उसके लिए हमको एक तालाब बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक ही इकोसिस्टम के अंदर, मतलब मेरा इकोसिस्टम है ये कॉलोनी, उसका इकोसिस्टम है इस कॉलोनी के अंदर पाया जाने वाला तालाब। भाई मछली एक अलग पॉपुलेशन है, इंसान एक अलग पॉपुलेशन है। मछली का जो इकोसिस्टम है वो अलग है और इंसान का इकोसिस्टम अलग होता है। तो इसका मतलब ये डिफरेंट प्रकार की पॉपुलेशन जो है वो अलग एक ही एरिया में रह सकती, पर अलग अलग इकोसिस्टम चाहिए। समझ गए मेरी बात, क्या बोला मैंने? डिफरेंट प्रकार की पॉपुलेशन, भोपाल में कुत्ता, घोड़ा, मुर्गी, मछली, ठीक है, गधा सब पाए जाते हैं, इंसान भी पाए जाते हैं। पर और ये सब क्या है, पूरे भोपाल की एक क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन है। पर मैं भोपाल के बोलूँ कुत्ते कितने पाए जाते हैं, बोले 500 पाए जाते हैं, गधे कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, इंसान कितने पाए जाते हैं, लाख पाए जाते हैं। पर इन सब का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। समझ में आ गई बात? ये बात आपको याद
याद रखना है, किसी गिवन एरिया में कितने जानवर कितने इंसान रह रहे हैं वो है उसकी पॉपुलेशन। अगर मैं बोलूँ इंसान की पॉपुलेशन कितनी है तो गिवन एरिया में कितने इंसान रह रहे हैं वो है इंसानों की पॉपुलेशन। तो एक ही एरिया में भोपाल में बहुत सारी डिफरेंट प्रकार की पॉपुलेशन रह सकती है। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, आर एनवायरमेंट में माथा नहीं फोड़ना है, बहुत ही आसान चैप्टर है। एक ही गिवन एरिया में बहुत सारी डिफरेंट प्रकार की पॉपुलेशन रह सकती हैं। ये डिफरेंट प्रकार की पॉपुलेशन को रहने के लिए अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम चाहिए होते हैं। मछली को रहने के लिए, ध्यान से सुनना, मछली को रहने के लिए पानी चाहिए। पर मैम पानी सिर्फ मछली को चाहिए किसी और ऑर्गेनिज्म को? जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ फिशेस को ही वाटर नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए, हमको प्लैंक्टॉन्स को भी वाटर देना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से 3 से 1000 प्रकार की डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही इकोसिस्टम में रह सकती हैं। समझ में आ गई बात? गिवन एरिया में कितने अलग अलग पॉपुलेशन रह रही हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उन्हें कैसी कंडीशन चाहिए। बेटा जी समझ में आ रही है बात? क्या बोला मैंने? जैसे मैंने बोला वाटर इकोसिस्टम बताओ, तो वाटर इकोसिस्टम में कितनी पॉपुलेशन रह रही है? वाटर इकोसिस्टम में प्लैंक्टॉन्स रह रहे हैं, वाटर इकोसिस्टम में स्मॉल फिशेस की पॉपुलेशन रह रही है, वाटर इकोसिस्टम में लार्ज फिशेस की पॉपुलेशन रह रही है। मतलब एक हमेशा एक इकोसिस्टम में एक ही प्रकार की पॉपुलेशन रहे ज़रूरी नहीं है, अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन रह सकती है, डिपेंड ऑन द लिविंग कंडीशन। भाई पानी वाली पॉपुलेशन चाहे कितने भी प्रकार की रहेंगी तो पानी में ही ना, उस इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं? उस इकोसिस्टम को हम कहते हैं आपका मराइन या एक्वाटिक इकोसिस्टम। क्लियर हो गई इतनी बात? सो पॉपुलेशन क्या है? किसी गिवन एरिया में कितने जानवर रह रहे हैं, कितने इंसान रह रहे हैं, वो है उनकी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अलग अलग प्रकार की हो सकती है, डॉग की अलग, कैट की अलग, ह्यूमंस की अलग, ठीक है। ये सारी पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रह रही है? इकोसिस्टम में। पर हर पॉपुलेशन एक ही इकोसिस्टम में रहे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है 3 पॉपुलेशन एक इकोसिस्टम में रहे, 4 पॉपुलेशन एक इकोसिस्टम में रहे, 10 पॉपुलेशन एक इकोसिस्टम में रहे। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ गई बात? डन। चलिए अब आ जाइए बात, ध्यान से देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, इसमें कोई टेंशन था नहीं, ठीक। क्लियर? पॉपुलेशन क्या है? सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल इन द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल इन द पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड एज पॉपुलेशन, ठीक है बेटा जी। अब ये पॉपुलेशन कहाँ रहेगी? डिपेंड करता है उसकी कंडीशन क्या है। भैया मुझे पानी में रहना, तो मैं मराइन इकोसिस्टम में रहूंगी, ठीक है। तो 2 डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही इकोसिस्टम शेयर कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब बात करते हैं टर्म इकोसिस्टम दिया किसने है। ये बहुत 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 मतलब बहुत भयंकर, अगर मैंने इतने बार बहुत बोल दिया तो इंपॉर्टेंट ही है। द टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय, ध्यान से देखिएगा, द टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय द कहाँ गया? द टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय द टेंसले इन 1935। 1935 याद नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ टेंसले का नाम याद रखो और प्रभु के गुण गाओ और लड्डू बांटते जाओ। चलो आगे बात करते हैं, इकोसिस्टम है क्या चीज? चलिए देखते हैं। इकोसिस्टम इज सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट। समझ में आई बात? ये इकोसिस्टम क्या होता है? सेल्फ कंटेंट, तुम वहीं रहोगे, मतलब तुमने बनाया नहीं है, हमको ऐसा चाहिए था तो हम वहां जाके खुद ही बना लेंगे। भैया मछली है तो अल्टीमेटली पानी में ही जाएगी, प्लैंक्टन है तो पानी में ही जाएंगे। तो ये सेल्फ कंटेंट इकोसिस्टम इज व्हाट? इट इज अ सेल्फ कंटेंट यूनिट ऑफ द एनवायरमेंट, सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। इट इज अ सम सेल्फ कंटेंट और यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स ऑफ द एनवायरमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या मैं सीधा एक शब्द लिखूं, इकोसिस्टम इज द यूनिट ऑफ द एनवायरमेंट, सिर्फ इतना भी लिख सकती हूँ। इकोसिस्टम इरेजर का गया, ठीक है। इकोसिस्टम इज द यूनिट ऑफ द एनवायरमेंट, यूनिट ऑफ द एनवायरमेंट, पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? इतना भी लिख सकते हो, क्लियर है। सो इकोसिस्टम इज द सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ द लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग ऑफ द एनवायरमेंट। समझ में आ गई? इसमें सब रहेंगे, ओके। All the interactive organism in an area together with the non-living constitute the environment of an ecosystem। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो कि मैं बात करती हूँ लैंड इकोसिस्टम की, ठीक है।
अब लैंड इकोसिस्टम में हमें क्या चाहिए, ग्रास चाहिए, ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर चाहिए, ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग चाहिए, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक चाहिए, स्नेक को खाने वाला जो है हॉग चाहिए। अब वहाँ पर ग्रास होना बहुत 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 ज़रूरी है, नहीं तो ग्रास हॉपर ही नहीं होगा। भैया मुझे मिठाई खाना है, मिठाई की दुकान में मिठाई नहीं मिलेगी तो क्या खाने जाओगे, पानी पीने जाओगे। सो ग्रास हॉपर को ग्रास चाहिए, तो अगर किसी एनवायरनमेंट में ग्रास नहीं होगी तो उड़ के किसी और एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म उस लिविंग बीइंग जो उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वही अपना इकोसिस्टम बनाते हैं। तो वहाँ पे ग्रास उगाना बहुत ज़रूरी है, और अगर ग्रास उगाना ज़रूरी है तो बढ़िया वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होना ज़रूरी है, और अगर वहाँ फोटोसिंथेसिस होना ज़रूरी तो वहाँ लाइट आना ज़रूरी है। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लोग जब रहने लगते हैं तो वो अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने लगते हैं। सपोज दैट कि मुझे इस रूम में पढ़ाना है, तो अगर यहाँ पे 10 लोग भी बैठे होंगे तो मैंने इस रूम का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर रखा है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं। सो हम जो 10 लोग इस रूम में बैठे हैं वो हम इस इकोसिस्टम का पार्ट हैं। इस इकोसिस्टम के पार्ट ने एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया है कि कोई गुंडा कान नहीं हिलाएगा। सो द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम क्रिएट द एनवायरनमेंट। भैया यहाँ इतना लाइट चाहिए, इतना यहाँ रेन चाहिए, और अगर नहीं आएगी तो हम किसी और इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। सो इंटरैक्टिव ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट द एनवायरनमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। सारे लोग मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इट देयरफॉर कंसिस्ट बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो जो भी एनवायरनमेंट में किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जीव जंतुओं को विद नॉन लिविंग थिंग्स को हम उस पार्ट का इकोसिस्टम कहते हैं। ऑल टुगेदर एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम मेक्स द एनवायरनमेंट ऑफ द पर्टिकुलर इकोसिस्टम। समझ में आ गई बात। हम रहते ही हम यहाँ रह के अपना इकोसिस्टम बना लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इकोसिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। इकोसिस्टम समझ में आया, इट इज अ सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड नॉन बायोटिक एंड देयर इंटरेक्शन, और इट इज द सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट। इट कंटेन बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट। समझ में आ गई बात। ऑल द इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट विल मेक द एनवायरनमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। क्लियर है। नाउ इकोसिस्टम हैज 2 फैक्टर्स बेटा जी, एबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। अब इसमें कौन कौन होगा बेटा, एक जो खाना बनाएगा, दूसरा जो खाना खाएगा, और दूसरे को तीसरा खा लेगा। सो कुल मिला के यहाँ पर 3 कंपोनेंट होगा बच्चा जो, ठीक है। ध्यान से देखो, कहाँ लिखूं यार, रुको यार, चलो लिख लेती हूँ, ठीक है। तो किसी भी एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट कौन बनाता है भैया, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो हम उसको इकोसिस्टम कह देते हैं। अरे यार, ठीक है, देखो ध्यान से। एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, नॉन लिविंग बीइंग पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने लगते हैं, दे विल मेक द इकोसिस्टम। डिफरेंट इकोसिस्टम विल फाउंड इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। सो किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है, एयर, वाटर, लाइट, इनके अलावा और क्या क्या होता है। किसी भी इकोसिस्टम में जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला, जो खाना बनाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो खाना बनाएगा, समझ आ रहा है ना बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर पॉपुलेशन जब किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके रहने लगती है तो वो वहाँ का इकोसिस्टम बनाती है। अब पर्टिकुलर एरिया, मान लो मछली जल वाले लोग हैं तो वो जल में ही जाके रहेंगे और वो अपना एनवायरनमेंट वहाँ ऐसा क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो वो एक इकोसिस्टम है, ठीक है। फिर ये एक इकोसिस्टम है लैंड वाला, उसी जगह पर एक एयर वाला भी इकोसिस्टम है। तो एक ही जगह पर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं जिनको हम बायोम कहते हैं, पर वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो हर जो आपका इकोसिस्टम होता है वो अलग अलग का जो है कहानी का मेंबर होता है। मतलब हर जो पॉपुलेशन, भैया मुझे तुम भले ही इसी रूम में रहोगे पर तुम पानी वाले हो, भले तुम इस रूम में हो पर तुम लैंड वाले हो, भले तुम इस रूम में हो पर तुम एयर वाले हो। तो एक ही पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं और हर इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से बनता है। कुत्ते जो हैं स्ट्रीट में रहेंगे तो स्ट्रीट का एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो मैं मजाक कर रही हूँ, ओके। सो एक है जो खाना बनाएगा, दूसरा जो है बेटा वो खाना खाएगा। कितनी बकवासें करती हो शिप्रा मैम यार, कितने देर से एक ही चीज़ समझाई जा रही हो, समझ गए ना, ठीक है। खाना खाएगा और एक जो है इसको खाएगा, ठीक है। इसको एरो ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। एक जो है वो इसको खाएगा, ये एरो भूल जाओ, मिटाई देती हूँ तो भूल ही जाओगे तुम, ला, ठीक है। एक जो है वो इसको खाएगा, समझ में आ गई बात। फिर एक इसको खाएगा, ठीक है, इसको।
सो कुल मिला के आपके इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं जो खाना बनाएगा, जिनने भाई ऐसा है ना कि हमेशा जो है आपको किसकी तरह बनना चाहिए, एक पेड़ की तरह जो ना कुछ बोलता है, बस आपके लिए फोटोसिंथेसिस कर करके भोजन बनाता जाता है। तो आपको प्लांट्स की तरह हम्बल होना चाहिए। मैडम हम जो है इंसान की तरह ही हो जाएं यही बहुत है, प्लांट्स तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो हमें प्लांट्स की तरह होना चाहिए जो खाना बनाएंगे। प्लांट्स जो होते हैं इनको एनवायरनमेंट में बेटा जी, लल्ला जी, नन्नो जी, मुन्नो जी, आंखों के तारों जी, चांद सितारों जी, हम इन्हें कहते हैं बेटा प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। और ये हमेशा नंबर 1 रहेंगे। भैया ऐसा है कि कोई कितना भी पाप कर ले पर एक ना एक दिन पाप का घड़ा तो सबको भरना ही है ना, तो हमेशा जो पुण्य करता है वही नंबर 1 पे रहता है। तो कभी भी कोई भी इकोसिस्टम हम शुरू करेंगे बेटा तो प्रोड्यूसर से ही शुरू करना पड़ेगा, भगवान है ही हमारे लिए। फिर एक पापी आएगा जो इन प्रोड्यूसर को खा जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कंज्यूम कर लिया तो इन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर, ठीक है। फिर एक और भयंकर पापी आएगा जो इसको खा लेगा, इसे भी हम कहते हैं कंज्यूमर। फिर पाप का घड़ा तो मतलब एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगा तो इसको भी खा लेगा ये, इसे भी हम कहते हैं कंज्यूमर। ओ मैम सबको कंज्यूमर ही कहोगी तो डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कंज्यूमर कौन सा है? तो बेटा जो प्रोड्यूसर को खा लेगा उसे कहते हैं अपन प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा ले उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी को खा ले वो टर्शरी कंज्यूमर, जो टर्शरी को खा ले वो क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है। समझ में आ रही बात? वो है क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है। ये हो गया क्वाटरनरी कंज्यूमर। मैम आगे क्यों नहीं बना रही हूँ उसका भी रीजन इस लेक्चर में हम आगे पता लगाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? फिर एक बार से पूरी कहानी रिवाइज कर लें। एनवायरमेंट लिविंग बींग्स नॉन लिविंग बींग से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को हम वहाँ की पॉपुलेशन कहते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशन अलग अलग जगहों पे रहती हैं, उस जगह को हम उस पॉपुलेशन के साथ उसका इकोसिस्टम कहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं और वो लोग उस जगह का एनवायरनमेंट बिल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा इकोसिस्टम किसने टर्म दिया? टेंसले ने दिया। इकोसिस्टम में कॉम्पोनेंट है बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में 3 लोग, पहले खाना बनाने वाले प्रोड्यूसर, फिर प्रोड्यूसर को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। मतलब इनका काम ही है बस खाते जाओ, बहुत ही भूखे प्राणी है ये, ठीक है। क्लियर है बच्चों जी? आ जाओ, ठीक है। नाउ एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें लाइफ नहीं होती, क्या क्या होता है बेटा? कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, सब जिसमें लाइफ नहीं होती पर ये बहुत जरूरी है आपके लिए। इन्हीं की वजह से आपकी लाइफ बनी है ये कहो। अगर मान लो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तुम होते, वाटर नहीं होता तुम होते, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता तुम होते, तो मतलब इन सब की वजह से आपकी लाइफ बनी कि नहीं बनी? तो इसलिए आपके इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट को बनाने के लिए इसकी जरूरत है कि नहीं? सीधी बात है। बायोटिक में कौन कौन आते हैं, ठीक है। अच्छा एबायोटिक के भी अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे कि ये होता है एबायोटिक कॉम्पोनेंट हो गया। अरे ये क्या लिखा है यार? जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर एबायोटिक कंपोनेंट का ही पार्ट है। यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है पर ऐसा लिखा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। लेट मी चेक दिस आउट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एबायोटिक बायोटिक 2 कंपोनेंट होते हैं। ये आपका क्लाइमेटिक फैक्टर एबायोटिक कंपोनेंट का ही पार्ट है, ठीक है। 2 नंबर पे आना चाहिए बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। ये पूरा जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट है। तो पहले एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं और यही मिलकर आपको जीवन देते हैं। जैसे कि आपने देखा वाटर, ऑक्सीजन, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, और एक होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। इनके बिना भी आपकी कहानी जो है, आप जमीन पर चल रहे हैं, सॉइल धसक जाए तो मर जाओगे ना। तो एडिफिक फैक्टर जिसमें आप सॉइल के बारे में किसी भी पर्टिकुलर जो है क्या जो है टेक्सचर है उस जगह का वो पढ़ते हो। सनलाइट कितनी आ रही है भाई तुम मुझे बताओ जरा, राजस्थान में है तुम तो वहां पर आम का पेड़ तुम कैसे लगाएगा? वहां पे तो कैक्टस से लगेगा ना, क्योंकि वहां का सॉइल ही ऐसा एडिफिक फैक्टर्स ऐसे हैं। वहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, पानी बहुत ज्यादा कम है, रेनफॉल बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वहां पर जो पत्तियां होती हैं वो कांटे में मॉडिफाई हो जाती हैं, इसलिए वहां पर हरे भरे पौधे नहीं लग सकते क्योंकि वो वहां का इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। अब भाई ऐसे एनवायरमेंट क्रिएट हो गया है तो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, सीधी बात है। तो वहां का इकोसिस्टम ऐसा हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो आपके क्लाइमेटिक फैक्टर, आपके जो है जितनी भी नॉन लिविंग चीजें आपके शरीर में मिलकर जो आपके शरीर में पाई जा रही हैं, अगर उनको बाहर निकाल दिया जाए तो वो नॉन लिविंग है। भाई आपके शरीर में न्यूक्लिक एसिड है, वो आपको लाइफ दे रहा है, पर बाहर तो उसका कोई काम नहीं है। तो कुल मिला के आपकी बॉडी में, ध्यान से सुनो, जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं आपके एनवायरमेंट में उन सबको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स को हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्लियर है? नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अदरवाइज यू विल मिस इट आउट, ठीक है। ध्यान से सुनना।
यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जितना पानी है, जितना रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सॉइल है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब एबायोटिक फैक्टर हैं। तो बायोटिक फैक्टर क्या है? क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से ही बायोटिक बनता है, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली बनाया इन्होंने ही है आपको, इसीलिए इन सबका एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में इन्वॉल्व करना बेहद जरूरी है। ठीक है, मतलब ये तो बात है कि रोटी हमको एनर्जी देती है पर आटा ही नहीं आएगा तो रोटी कैसे बनेगी यार? समझ में आई बात? गेहूं ही नहीं उगेगा तो। अब गेहूं उगाने के लिए हमको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली तो सब इफेक्ट कर रहे हैं गेहूं उगाने के लिए। तो टर्म इकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस बाय द जर्मन जो है बायोलॉजिस्ट राइटर, ये नाम याद रखना, ठीक है, ठीक है, नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, पर बोर्ड में ये नाम हमेशा आएगा क्योंकि ये अमर नाम है कि सबसे पहले इकोलॉजी टर्म इंट्रोड्यूस किसने किया। ठीक है, तो तुम लोग भी ऐसा बोला करो, सबसे बेहतरीन बायोलॉजी एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस किसने की? शिप्रा मैम ने। ठीक है यार, तुम लोग जो है ना तारीफ जो है इतना सिखाया है तुमको, इतनी बड़ी बड़ी बकवासें करी तुमसे, तो अभी जो है तो मतलब ठीक है, तुम लोग जो है 2-4 शायरियाँ लिख के मेरे को कमेंट सेक्शन में दिखाना क्या लिखते हो मेरे लिए। ठीक है, चलो अब देखो, तो इकोलॉजी टर्म किसने इंट्रोड्यूस कराया बेटा जी? वो इंट्रोड्यूस कराया राइटर ने। ठीक है, इकोलॉजी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड ओकियोस से, मीनिंग हाउस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, तो जब आप किसी के घर की स्टडी करते हो तो इकोलॉजी कहते हैं हम। समझ में आ गई बात? अब तुम्हें ये नहीं करना है ओ यार जो है ओ बिल्लू बता ज़रा तेरे बाथरूम में तू कितनी बार पॉटी करता है, ये स्टडी नहीं करना है हमको। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप किसी के घर की स्टडी कर रहे हैं, घर का मतलब ये है उसके पर्टिकुलर इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, तो वो इकोलॉजी कहलाती है। तो इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको कॉपी में राइट करेंगे, लिखेंगे। इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इन रिलेशन टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरमेंट। बेटा मतलब याद कर लो बेटा, कैसे याद करवाऊं मुझे? इकोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये साइंटिफिक स्टडी है प्लांट और एनिमल्स की विद देयर रिलेशन टू द एनवायरमेंट। समझ में आई बात? भैया मैं प्लांट पढ़ लूँ, एनिमल पढ़ लूँ, पर वो एनवायरनमेंट के साथ उस पर कैसे लाइट के साथ इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे टेम्परेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ नथिंग, आपकी इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल्स एंड देयर रिलेशन विद द एनवायरनमेंट। बस फिर से एक बार बोलो। Ecology is the scientific study of the plant and animals with their relation to the environment। बस मैम, ठीक है। और ये याद रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एनवायरमेंटल साइंस के लिए। मतलब कोई बच्चा अगर एनवायरमेंटल साइंस लिया है तो तुम बताएगा कि अगर वाटर ज़्यादा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब इफेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं एनवायरमेंटल साइंस में। समझ में आ गई बात? चलिए डन हो गया ये वाला, आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ अब मैंने आपको क्या बोला कि बेटा सीधी बात यह है कि आपको सीक्वेंस कभी भी नहीं बिगाड़ना है। अगर तुम सीक्वेंस कभी भी बिगाड़ा तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है बेटा, ये याद रखना। ठीक है, मैंने मेंढक को खा लिया। मतलब ये बात तो बहुत ही अजीब है कि शिप्रा मैम ने मेंढक को खा लिया, पर कभी कोई मेंढक शिप्रा मैम को चख के खा सकता है? मैडम आपको इंसान ही खा लें, यह बहुत बड़ी बात है, आपको मेंढक कौन खा सकता है? सो बेसिकली सीक्वेंस जो है आपके एनवायरनमेंट में वो डिसाइडेड है बेटा, ये याद रखना। जैसे कि देखो, कोई जैसे मैं हूँ, अगर मान लो मैं तुम्हारी ऑफलाइन टीचर होती मान लो, सोच लो, और अगर मैं तुम्हारे क्लास में बैठती तो कोई गुंडा कान हिला पाता क्या? हिलाने की कोशिश कर दी तो उसका कान काट दिया जाता। ठीक है, तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक हायरार्की हमारे स्कूल्स में मेंटेन की जाती है, हमारे क्लासेस में मेंटेन की जाती है कि जब तक टीचर क्लास के अंदर रहेगा कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांति से उसकी बात सुनी जाएगी। अब मैं उन टीचरों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके जो है तो यहाँ पर सर पे बैठ के जो है आदमी जो है एक्सक्रीशन कर देता है, वो उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं उन टीचरों की बात कर रही हूँ जिनकी क्लास में बैठ के बच्चा पैंट पे एक्सक्रीशन कर देता है। समझ में आ रही बात? तो नॉर्मली ये हायरार्की होती है कि बड़ा जो है वो कभी भी बड़ा जो है छोटे को खा सकता है पर छोटा बड़े को नहीं खा सकता। ये मैम क्या बोल रही हो, आ जाओ समझते हैं। जैसे कि मेरे एनवायरनमेंट में है प्लांट्स, हमेशा यही पहले आएंगे क्योंकि ये बाप ऑफ द एनवायरनमेंट है। समझ में आ गई बात? इनके बिना कोई और नहीं आएगा। अब बेटा इस प्लांट को मैंने कौन खा लिया? डियर ने खा लिया। ठीक है, ओ माई डियर हैप्पी न्यू ईयर। सो इसको डियर ने खा लिया। ठीक है, एक छोटा सा ही बनाती हूँ, डियर को किसने खा लिया? फॉक्स ने खा लिया। अब डियर की औकात थी या हिम्मत थी, इस हिरण की हिम्मत थी कि इस लोमड़िया को खा ले? नहीं थी, और खा भी नहीं सकता। खाने जाएगा तो लोमड़ी जो है उसके छाती में लात धर देगा, उसको चीर देगा, तो ये नहीं हो सकता। और इस फॉक्स को किसने खा लिया? लायन ने खा लिया। अब लायन को ये डियर खा सकता है क्या? नो मैम।
लॉयन को जो है ये फॉक्स खा सकती है क्या मैम? नहीं। तो इकोसिस्टम में हमेशा ये याद रखना है कि जो छोटा होगा वो अपने से छोटे पर डिपेंडेंट होगा। और ये बात तो सही है, अगर घर पे 2 बच्चे हैं, एक 5वीं में एक चौथी में, तो चौथी वाला 5वीं को नहीं पढ़ाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि बड़ा वाला भाई छोटे वाले भाई को पढ़ाता है। समझ में आ गई बात? ऑलवेज लार्जर लेवल इज डिपेंडेंट ऑन द स्मॉलर लेवल। बस ये समझ में आई। और इस कहानी को बेटा जी लल्ला जी हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं हम इसे? फूड चेन। ये हमेशा याद रखना कि जो बिगर लेवल होगा, समझ में आई बात, जो बिगर लेवल होगा वो हमेशा आफ्टर आएगा। ठीक है, किसके आफ्टर आएगा? आफ्टर द स्मॉलर लेवल। समझ में आ गई बात? ठीक है। ओ मैम शिप्रा मैम प्लीज हाथ से लिखो, क्यों पैरों से लिखे जा रही हो? ये हमेशा याद रखना कि जो बिगर लेवल होगा वो हमेशा स्मॉलर लेवल के बाद ही आएगा। कभी भी ये इसको उड़ के नहीं खा सकता, यही इसको खाएगा। ये बात याद रखना। और इस कहानी को, इस इंटरडिपेंडेंस को हम कहते हैं फूड चेन। सो आप क्या कहा आपने? सीक्वेंस ऑफ द फूड कंजम्पशन बाय द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर। या प्रोड्यूसर तो कंज्यूम नहीं करता, ऐसे लिखो। द सीक्वेंस ऑफ द फूड कंजम्पशन इज कॉल्ड एज फूड चेन। बेटा बस, सीक्वेंस ऑफ द फूड कंजम्पशन इज कॉल्ड एज फूड चेन। इसमें क्या इतना जो है दिक्कत है? ठीक है। सो सीक्वेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन इकोसिस्टम इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अदर। मैंने सीधे आपको यही लिखा, sequence of the environment in which one organism consumes the other and transferred the food energy called as food chain। बेटा लिख लो कॉपी में। इतना बात आपको क्लियर हो गई है? इसमें अभी तक कोई परेशानी तो नहीं है? तो फूड चेन का डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख लो कि ये है सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अदर, और वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स टू अदर, और वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय द अदर, एंड वन द एनर्जी ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल और वन ऑर्गेनिज्म गेट ट्रांसफर टू अदर। दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन। ये हमको ये बताता है कि हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज फूड चेन जो है वो मैंने आपको पहले बताया, इस चैप्टर में आपको घूम फिर के पढ़ना वही है। हमेशा बेटा लल्ला नन्नो मुन्नो आपको ये याद रखना है कि फूड चेन हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगी? राज दुलारो, हमेशा फूड चेन स्टार्ट होगी प्रोड्यूसर से, क्योंकि खाना ही नहीं बनेगा तो खाएगा कौन? टिंडा खाएगा वो। ठीक है, तो पहले प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा? खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना है कि प्रोड्यूसर, देखो द एंड। अच्छा, हमेशा याद रखो कि जब भी हम फूड चेन को स्टार्ट करते हैं तो हम प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं और ख़त्म उस पर करते हैं जिसको किसी का बाप भी नहीं खा सकता एक्सेप्ट डीकम्पोजर। ठीक है, जैसे शेर को कोई नहीं खाता, शेर अगर मर जाए तो शेर डीकम्पोज होकर उन्हें डीकम्पोजर खाते हैं। तो जनरली डीकम्पोजर आर नॉट द पार्ट ऑफ इको चेन। ठीक है, ये नहीं है इको चेन का पार्ट। ठीक है, इको चेन का पार्ट फूड चेन का पार्ट नहीं है। अगर हम इसको फूड चेन में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हम इसे डेट्रिटस फूड चेन कहेंगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके फूड चेन में क्या इन्वॉल्व है? डीकम्पोजर इन्वॉल्व है, तो ऐसी फूड चेन को डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं बेटा। यही है शिप्रा मैम के साथ पढ़ने का फायदा कि आप सब कुछ तो पढ़ ही रहे हैं पर हम बिल्कुल कोने से लेकर बिल्कुल डेप्थ तक घुसकर पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी फूड चेन को हम डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। जनरली डीकम्पोजर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, एनवायरमेंट में है, सेल्फ अंडरस्टूड है, इसलिए लोग नहीं लिखते उसको। ठीक है, तो ये होता है टॉप कंज्यूमर। तो हमेशा फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी और खत्म उन पर होगी जिनको किसी का बाप नहीं खा सकता। दे आर कॉल्ड एज टॉप कंज्यूमर। ये मरेंगे तो उनको डीकम्पोजर ही खाएंगे। हमेशा ये याद रखिएगा कि कहाँ लिखा जाता है। अगर हम यहाँ से जैसे अगर हम सीधे बना रहे 1 2 3 तो हमेशा सबसे पहले होगा प्रोड्यूसर। अगर नीचे से ऊपर की ओर बना रहे तो हमेशा बॉटम पर होगा प्रोड्यूसर। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, और वैसे देखो यहाँ डीकम्पोजर के बारे में लिखा हुआ है। डीकम्पोजर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है आपकी इको चेन में, पर जनरली हम इसको फूड चेन में इन्वॉल्व नहीं करते। अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ऐसी फूड चेन को हम डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। लल्ला समझ में आ गई बात? पर ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि एनवायरमेंट में डीकम्पोजर का होना बेटा जी मतलब बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एनवायरमेंट में अगर जो है आपका क्या नहीं
होगा, क्या नाम से डिकम्पोजर नहीं होंगे, तो बस बात वही है कि अगर कोई कुत्ता मर गया तो पता चला यहाँ से जा रहे तो मगरमच्छ के ढेर लगे, वहाँ जा रहे तो कुत्तों के ढेर लगे हैं, गायों के ढेर लगे। तो डिकम्पोजर होना आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी है, जो कि किसी भी बल्क को या ऑर्गेनिज्म को सड़ाने में बहुत मदद करते हैं। सड़ेगा तो हीप नहीं क्रिएट होगा, ढेर नहीं क्रिएट होंगे और आसानी से चीज़ें फ्रूटफुली चलती रहेंगी। ठीक है, ये मैंने फूड चेन के, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया बेटा जी, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और आपको इसे अपने कहाँ बना के देखना है, कॉपीज में बना के देखना है। तो ये मैंने एक इकोसिस्टम बना रखा है। ठीक है, ये है एक, मान लो हम इसे गार्डन का इकोसिस्टम मान लें। ठीक है, अच्छा तुम्हें अगर ये लगता है कि इकोसिस्टम कोई बहुत बड़ी चीज़ है, तालाब ही में रहेगा और नदी में ही रहेगा, समंदर में रहेगा, तो नन्ना, इवन तुम्हारे घर के एक्वेरियम में भी फूड चेन हो सकती है। क्लियर हो गई बात? सो ग्रास को कौन खाता? ग्रास हॉपर। ठीक है, ग्रास को कौन खाता? लल्ला। ग्रास को मैडम खाता ग्रास हॉपर। ठीक है, तो ग्रास हॉपर क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इसको खाता है टॉड। टोड क्या होता है? टोड होता है एक प्रकार का फ्रॉग। ठीक है, फिर उसके बाद टोड को किसने खाया? सेकेंडरी कंज्यूमर ने। फिर टोड को किसने खाया? स्नेक ने। ये कौन सा हो गया? टर्शरी कंज्यूमर। फिर इसको किसने खाया? हॉक ने। हॉक को कहते हैं हम क्वाटरनरी कंज्यूमर। अभी जब मैं आपको फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी, बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब मैं आपको फूड चेन पढ़ाऊंगी तो मैं अब आपको समझाऊंगी कि फूड चेन में 4 से 5 के ज़्यादा आप उसके ज़्यादा नहीं बना सकते। उसके बाद क्यों नहीं बना सकते, क्या कारण है, ये आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए, ये कुछ और फूड चेन के एग्जाम्पल हैं और देखें, जैसे कि एल्गी जो होता है ये क्या बनाता है? खाना बनाता है। एल्गी फोटोसिंथेसिस कर लेता है, कुछ मोसेस कर लेते हैं। एल्गी को किसने खाया? कॉकरोच। कॉकरोच को किसने खाया? लिजार्ड। लिजार्ड को किसने खाया? बर्ड्स। ठीक है, ग्रास को किसने खाया? रैबिट। रैबिट को किसने खाया? हॉक। ठीक है, फिर उसके बाद ट्री को किसने खाया? वुड हाउस ने। ठीक है, इट इज वुड हाउस, लाउस होता है ये बेसिकली। ठीक है, और इसको हम कहते हैं वुड लाउस। ठीक है, वुड लाउस कहते हैं। ठीक है, लाउस है ये। ओके, एल। ओके, इसको किसने कहा? स्पाइडर। स्पाइडर को किसने कहा? श्रीव। श्रीव। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये कौन सा है? ये वाला जो फूड चेन है बेटा, ध्यान से सुनिए, कम ऑन एवरीबॉडी, ध्यान से देखिएगा मेरी बात। ये वाला किसका, कौन सी फूड चेन है? ये है गार्डन और पार्क्स की। ठीक है, ये वाली किसकी है? ये तो नॉर्मल एनवायरनमेंट की है। ये किसकी है? वुडलैंड, जहाँ पे लकड़ियाँ हैं। तो लकड़ी को कौन खाया? वुड लाउस ने। वुड लाउस को किसने खाया? स्पाइडर ने। स्पाइडर को किसने खाया? श्रीव ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डेजर्ट की। डेजर्ट में कौन सा? तो देखो अलग अलग प्रकार का ग्रास जो है इकोसिस्टम मैंने बताया है आपको। जैसे मैंने आपको अभी ग्रासलैंड बताया, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, फ्रॉग, स्नेक और हॉक। ठीक है, फिर मैंने आपको गार्डन का बताया, वुडलैंड का बताया, अब बता रही हूँ डेजर्ट का। डेजर्ट में क्या होता है? कैक्टस। कैक्टस को कौन खाया? लोकस्ट एंड्स। उनको कौन खाया? स्पाइडर। स्पाइडर को किसने खाया? लिजर्ड। लिजर्ड को किसने खाया? स्नैक्स। मुझे लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है, स्नैक्स याद आ रहे हैं। स्नेक्स ने खाया, स्नेक्स को हॉक भी खा सकते हैं। ठीक है, ये भी देखो, थॉर्न्स को, थॉर्नी बुशेस जो होती हैं उनको कौन खाते हैं? कैमल। ये भी डेजर्ट का ही इकोसिस्टम है। क्लियर है? तो ये हो गए कुछ फूड चेन के एग्जाम्पल। पर हमेशा लल्ला, नन्हो, मुन्नो, चांद, सितारो, आंखों के तारो, हमेशा आप ध्यान से देखो इस फूड चेन को। ये पौधा है, पौधा को कौन खा रहा है? चूहा। ठीक है, फिर चूहा को आई एक कमबख्त चिड़िया, हॉक, हॉक उड़ा के ले गया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? आपका फार्म इकोसिस्टम है। तो बेटा आपके एनवायरनमेंट में एक ही जगह पे अलग अलग इकोसिस्टम हो सकते हैं और उस इकोसिस्टम का जो पार्ट है वो अलग अलग पॉपुलेशन हो सकती है। ये हम पहले ही समझ चुके हैं, इसमें घबराने की जरूरत, आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज, ये एक मतलब बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब भयंकर इंपॉर्टेंट फूड चेन है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत छोटा है, दन्न से पढ़ के खत्म करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड चेन है जिसे हम कहते हैं एक्वेटिक फूड चेन। अब इसमें होता ये है बेटा, ध्यान से सुनिए, कम ऑन एवरीबॉडी, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है? पानी के अंदर पाए जाने वाले सबसे छोटे जीव कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या करते हैं बेटा? ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। इसको किसने खाया? ज़ूप्लैंक्टन। ठीक है, तो ये आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले वो जीव होते हैं बेटा जो सबसे छोटे होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनसे बड़े होते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स, इनसे बड़ी होती है फिशेज, इनसे बड़े होते हैं सील, सील से बड़ी होती है शार्क। और लल्लो ध्यान से देखो, सो ये हो गए प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स को किसने खाया? ज़ूप्लैंक्टन्स ने। ज़ूप्लैंक्टन को किसने खाया? स्मॉल फिशेस ने। स्मॉल फिशेस को किसने खाया? लार्ज फिशेस ने। और लार्ज फिशेस को किसने खाया? सबसे बड़ी फिश ने। तो ये भी एक प्रकार का एक्वेटिक इकोसिस्टम बना कि नहीं बना? तो ये याद रखना, फाइटोप्लैंक्टन को किसने खाया? ज़ूप्लैंक्टन ने। ज़ूप्लैंक्टन को किसने खाया? फिशेस ने। फिशेस को किसने खाया? सील ने। सील को किसने खाया? शार्क ने।
ये हो गया आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। बेटा ये ना बेटा जैसे भी येन केन प्रकारेण इसको याद कर लो, बस मैं इतना चाहती हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। आगे बढ़े बड़े, चलो आओ। ये भी एक इकोसिस्टम ही है, हम समझ गए ना। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर ग्रास है, प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर, सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक है, टर्शरी कंज्यूमर हॉक है और डीकम्पोजर है फंजाई। मतलब जब ये इनको कोई नहीं खा सकता, हमेशा याद रखना कि टॉप कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर कौन कहलाता है? टॉप कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं बेटा जी जिनको कोई भी नहीं खा सकता, किसी के बाप में दम नहीं कि टॉप कंज्यूमर को आप खा पाओ। तो वो कंज्यूमर जिनको किसी का बाप नहीं खा सकता वो होते हैं टॉप कंज्यूमर। हॉक हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, इनको कोई नहीं खा सकता, तो इनको खाते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि एक फूड चेन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए लल्ला। किसी भी फूड चेन को कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा ये याद रखना चाहिए कि फूड चेन हमेशा ये शो करे कि क्या इंटरेक्शन है, न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन क्या है। न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन का मतलब ये है कि कौन किसको खा रहा है, किसको खाने से किसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। सो किसी भी फूड चेन जो है बकवास मत बना देना, हमेशा जो है इररिलेवेंट फूड चेन बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपकी फूड चेन को देखकर, पढ़कर, सोचकर ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं तो उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा हो रहा है, उसको कितनी एनर्जी मिल रही है। तो किसी भी फूड चेन से हमें इकोसिस्टम या मैं कहूँ न्यूट्रिटिव क्या स्टेटमेंट है आपके इको चेन का वो समझ में आता है। या सीधी भाषा में ये बात करूँ कि इको चेन को देख के लगता है हमें समझ में आता है कि किससे किसको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि ये स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट क्यों होनी चाहिए? कि कभी भी फ्रॉग जो है वो स्नेक को नहीं खा सकता, कभी भी ग्रास हॉपर जो है हॉक को नहीं खा सकता। तो हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर ही चलोगे, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी कंज्यूमर ही आएगा, क्योंकि बड़ा वाला छोटे वाले को खा सकता है, छोटा वाला बड़े वाले को ना ही खा सकता है, ठीक है। इसमें हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, मतलब सीधे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से फाइनल कंज्यूमर्स की ओर ही जाएगी, उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या क्या बोला, इससे हमें न्यूट्रिटिव स्टेटमेंट पता चलते हैं क्या, और न्यूट्रिटिव स्टेटमेंट पता चलना चाहिए, रिलेवेंट नहीं होना चाहिए। फूड चेन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की ओर चलनी चाहिए, ठीक है। हमेशा ये याद रखिए कि फूड चेन जो होती है, अच्छा ये ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं है कि एक फूड प्रोड्यूसर हमेशा सबसे पहले रहेगा हर फूड चेन में, ये सबको पता होना चाहिए। पर हर फूड चेन में सेम मेंबर एक ही जगह ले रहा हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। आइए ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि जो है ग्रास, ठीक है, ये है ग्रास, ठीक है। ग्रास को किसने खाया? मैम ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ठीक है बेटा। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया। हाँ मैम। स्नेक को किसने खाया? हॉक ने खाया, ठीक है। डन। अब दूसरा फूड चेन बनाते हैं। ग्रास को किसने खाया? ध्यान से सुनो, ग्रास को किसने खाया बेटा? ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया, ठीक है। अब इस ग्रास हॉपर को बर्ड ने खा लिया, ठीक है। इस बर्ड को किसने खा लिया? मम्मा इस बर्ड को जो है फॉक्स ने खा लिया। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब ध्यान से सुनो। अब एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे कि अब इस ग्रास को मान लो किसने खाया? मान लो कि किसी बटरफ्लाई ने खाया, बटरफ्लाई, ठीक है। इस बटरफ्लाई को किसी मॉथ ने खा लिया, सपोज दैट, और इस मॉथ को फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है। मान लो कोई कार्निवोर मॉथ है, ठीक है, कार्निवोर मॉथ है, ये इसने बटरफ्लाई को खा लिया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ग्रास यहाँ पर क्या है? आपकी प्रोड्यूसर। ग्रास यहाँ पर भी प्रोड्यूसर है, कोई टेंशन नहीं। ग्रास हॉपर यहाँ पर भी प्राइमरी कंज्यूमर है, ग्रास हॉपर जो है यहाँ पर भी प्राइमरी कंज्यूमर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। पर यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर बटरफ्लाई है प्राइमरी कंज्यूमर, मॉथ है सेकेंडरी कंज्यूमर, पर फ्रॉग है टर्शरी कंज्यूमर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको कि पहली इको चेन में फ्रॉग है सेकेंडरी कंज्यूमर, पर सेकेंड फूड चेन में फ्रॉग है टर्शरी कंज्यूमर। समझ में आ रही बात? तो ये जरूरी नहीं है कि फ्रॉग हमेशा किसी फूड चेन में स्टिक है कि मैं सेकेंडरी कंज्यूमर ही बनूंगा। किसी फूड चेन में वो प्राइमरी कंज्यूमर भी बन सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात?
तो क्वाटरनरी कंज्यूमर भी बन सकता है। तो किसी भी कंज्यूमर की लोकेशन डिसाइड नहीं है कि वो हमेशा वही बनेगा बेटा। समझ आ रही बात, क्या बोला मैंने? तो यहाँ पर ये दिखाता है कि इंडिकेट द ठीक, ये हमको ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन एट डिफरेंट फूड चेन। ठीक है, किसी की फूड जो है पोजीशन प्रोड्यूसर के अलावा डिसाइडेड नहीं है। एज पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स 80 to 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन ईच ट्रॉफिक लेवल। ये फूड चेन का एक क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, फूड चेन से हमको फूड डिपेंडेंसी पता चलनी चाहिए, फूड चेन स्ट्रेट होनी चाहिए, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। फूड चेन में जो आपके ऑर्गेनिज्म है, ज़रूरी नहीं कि हर फूड चेन में वो एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई करें, डिफरेंट पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। हर फूड चेन में 80 to 90% एनर्जी लॉस होती है, 10% ही ट्रांसफर होती है। आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन। ठीक है, ये समझ गया है, फूड चेन क्लियर हुआ सबको। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है फूड चेन की, क्या है को जरूरी है। फूड चेन हमेशा हमको ये बताता है कि फूड का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ की ओर हो रहा है। फूड चेन हमेशा ये बताता है कि इस अर्थ में कितने लिविंग कंपोनेंट हैं। ठीक है, फूड चेन हमको ये बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या इंटरेक्शन है। जैसे कि ये मछली आ रही है, इसको आई तो बड़ी फिश खा गई, तो छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाएंगी, छोटी मछली जूप्लैंक्टन को खाएगी, जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा, फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस करेगा। सो ये हमको ये बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद किसी भी फूड चेन से हमको इस एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिज्म के नंबर का स्टेटस लल्ला पता चलता है। ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इंडेंजर्ड होने वाला है, कौन सा ऑर्गेनिज्म खत्म होने वाला है, कौन सा ऑर्गेनिज्म अराइव होने वाला है। अराइव मतलब अराइव होने वाला तो नहीं पता चलता, पर यह है कि ऐसा तो नहीं कि इनका नंबर कम हो रहा है, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो हमें रिड्यूस होने वाली या इंक्रीज होने वाली पॉपुलेशन भी पता चलती है कि इसका नंबर बढ़ रहा है, इसका नंबर घट रहा है। क्लियर है? फिर उसके बाद हमें फूड चेन से सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि ये भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पर फूड चेन से हमको एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन मिलती है। ये किसी भी फूड चेन में अगर कोई नॉन डिग्रेडेबल केमिकल आ गया, ध्यान से सुनना लल्ला, अगर किसी फूड चेन में कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट आ गया, मेरे घर के आसपास कोई इंडस्ट्री लल्ला खुली हुई है बेटा जी, तो अगर वो वेस्ट बहते हुए पॉन्ड में आ गया, मान लो रिवर में चला गया, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा बोलो? सबसे पहले वो डिपॉजिट होगा प्लांट्स में। उन प्लांट्स को कौन खाएगा? उन प्लांट्स को खाएंगे जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स के अंदर वो आ गया। ठीक है, जूप्लैंक्टन्स में बढ़ा उसका लेवल। फिर उसके बाद उस जूप्लैंक्टन, मछली पानी पी रही थी मुंह खोल के, ये तो उसके अंदर भी जा ही रहा था, पर उसने एडिशनली क्या खा लिया? उस वेस्ट का जूप्लैंक्टन भी खा लिया, तो उसके अंदर उस वेस्ट का नंबर और बढ़ा, मतलब अमाउंट और बढ़ा। फिर लार्ज फिशेस भी पानी से कंटिन्यूसली उसको ले ही रही थी, और साथ में एडिशनल क्या खा लिया उन लोगों ने? उन्होंने स्मॉल फिशेस, तो नंबर और ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, फिर हम गए लल्ला लल्ला और हमने डाली कांटा। ठीक है, कांटे से अपन ने मछली निकाली और वो मछली अपन ने खा ली, और वो गंदा पानी जो ट्रीटेड नहीं था उसको हम भी पी रहे थे, तो हमारे अंदर भी वो वेस्ट भरा ही हुआ था। साथ में एडिशनली हमने वो बड़ी मछली भी खा ली, जिस पर छोटी मछली, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन का पूरा एडिशन होकर क्या भरा हुआ? वो वेस्ट। तो जैसे जैसे आपकी फूड चेन बढ़ती जाएगी, हर लेवल पे आपका जो वेस्ट का अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो किसी भी फूड चेन के हर लेवल पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कहीं उस जो हर लेवल पे कि कहीं उनके शरीर पर कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बढ़ तो नहीं रहा है, बायोमैग्निफिकेशन तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ों की जानकारी भी हमें फूड चेन से मिलती है। सो ये है फूड चेन की इंपॉर्टेंस। बेटा स्क्रीनशॉट खिंचिक ले लेंगे, आगे बढ़े। ठीक है, वन शॉट है तो थोड़ा तेजी चलेगा बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ये हुआ फूड चेन। क्लियर है? अब अगर मैं बहुत सारी फूड चेन्स को जोड़ दूँ, ठीक है, देखो क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे कि लल्ला 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 लल्ला, ये ठीक है, आजा देखो ध्यान से। अब मैं एक ही लेती हूँ क्योंकि यही मुझे सबसे सही लगता है, ग्रास। मैम हर बार ग्रास को ग्रास हॉपर से खिलाती हो, ठीक है ना यार। ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया। ठीक है, स्नेक को किसने खाया? हॉक। ठीक है, क्लियर? अब मान लो, ध्यान से सुनो,
ग्रास को सिर्फ क्या ग्रास हॉपर खा सकता है? नहीं मैम, ग्रास को डियर भी खा सकती है, ग्रास को काऊ भी खा सकती है। क्लियर? ठीक है, डन है। अब ध्यान से सुनो, अब फ्रॉग जो है क्या ग्रास हॉपर्स को खा सकता है? ठीक है, फ्रॉग जो है क्या, अच्छा ग्रास को और कोई इनसे, अच्छा ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको। अब इस फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, हाँ मैम खा लिया। अब इस ग्रास को मान लो और किसको खिला दूं यार मैं, ग्रास को और कौन खाता है, प्लांट्स को और कौन खाते हैं, ठीक है चलो यही है, काउ खा लिया, डियर खा लिया, ठीक। अब इस काउ को डायरेक्ट किसने खा लिया? टाइगर ने खा लिया, ठीक है। इस डियर को भी टाइगर खा सकता है, बोलो 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 बोलो, ठीक है। अब इस स्नेक को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल अब टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब मान लो कि इस ग्रास को, अच्छा इस डियर को, ठीक है यहाँ से बनाना पड़ेगा मुझे, इस डियर को फॉक्स भी खा सकती थी, बोलो खा सकती थी, खा सकती थी ना, खा सकती थी, बोलो। फॉक्स जो है वो स्नेक को भी खा सकती थी, ये टाइगर इस फॉक्स को भी खा सकता है, बोलो बोलो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब ये जो फ्रॉग है यहाँ पर मान लो कोई इंसेक्ट लगा रखा है, ठीक है, इस इंसेक्ट को भी फ्रॉग खा सकता है। फ्रॉग जो है, ध्यान से करो, इस इंसेक्ट को भी स्नेक खा सकता है, ठीक है। अब ये जो हॉक है, ठीक है, इसको तो कोई नहीं खा सकता, और ये दोनों क्या है बेटा? टॉप कंज्यूमर, ठीक है, ये दोनों क्या है? टॉप कंज्यूमर, है ना, है कि नहीं है? ये फॉक्स को भी हॉक खा सकता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट प्रकार की जो फूड चेन है, ध्यान से सुनो, फूड चेन जो है वो क्या है बच्चों? इंटरकनेक्टेड, ठीक है। फूड चेन क्या होती है? इंटरकनेक्टेड होती है। ऐसा क्यों है वो अब आपको समझना है बेटा जी, ध्यान से सुनो। मान लो कि अगर एनवायरनमेंट से ग्रास हॉपर का लेवल कम हो गया तो ग्रास का नंबर तो बढ़ता ही जाएगा। अब इस एनवायरनमेंट में सिर्फ ग्रास ही ग्रास हो जाएंगी, तो इसके लिए हमने ऑल्टरनेटिव क्या निकाले? तो कोई बात नहीं, इंसेक्ट हो जाएगा, इंसेक्ट खा लेंगे, कोई दूसरे इंसेक्ट्स खा लेंगे। अब अगर ये दोनों मर गए, एक भी इंसेक्ट नहीं अर्थ में, तो हम काऊ को ला देंगे, डियर को ला देंगे, कोई टेंशन नहीं। सो बेसिकली इसे हम जो है फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड वेब, ठीक है। फूड वेब का इंपॉर्टेंस ये होता है कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अराइवल से, ठीक है, आपको पता है नए नए ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरीज होती रहती हैं, तो कभी भी किसी के ऑर्गेनिज्म के अराइवल से या किसी के चले जाने से एनवायरनमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी एक फूड सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं, तू नहीं तो कोई और सही साथी, और कोई और नहीं तो कोई और साथी साथी, कोई और सही, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिससे इकोसिस्टम का बैलेंस हमेशा मेंटेन रहता है। इसलिए फूड वेब होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? कुछ नहीं, फूड वेब इज नथिंग, फूड वेब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन, ठीक है। फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन, लिखा हुआ है यही चीज, मैंने कुछ अलग तो नहीं बोला। सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन, ठीक है, ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच गेट कनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल। एक ही ऑर्गेनिज्म वेरियस ट्रॉफिक लेवल, मतलब एक ही चीज वेरियस ट्रॉफिक लेवल से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड टू फॉर्म अ नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शन, और बहुत सारे फीडिंग कनेक्शंस बनाती है, ठीक है। तो ये कनेक्शन है डिफरेंट बायोटिक ऑर्गेनिज्म का, ताकि कोई आ भी जाए, कोई भी चला जाए, तो किसी पर्टिकुलर, ऐसा ना हो कि इकोसिस्टम में ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए, खराब हो जाए, सत्यानाश हो जाए। तू नहीं तो किसी और को खा लेंगे, मुझे कोई और खा लेगा, मैं किसी और को खा लूंगा, ठीक है। तो देखो ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? माउस ने खाया। ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा सकता है। इस माउस को डायरेक्टली फॉक्स भी खा सकती है, इस माउस को डायरेक्टली हॉक भी खा सकता है, इस माउस को डायरेक्टली आउल भी खा सकता है। क्लियर है? तो माउस जो है ये कोई महान आदमी नहीं है कि तू नहीं खाएगा तो कोई और खाने आ जाएगा। इस रैबिट को भी फॉक्स खा सकती है, ठीक है, और ठीक है, और इस रैबिट को हॉक भी डायरेक्ट खा सकता है। ग्रास को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को डायरेक्ट आउल भी खा सकती है। ग्रास हॉपर को बर्ड भी खा सकती है, स्नेक फ्रॉग और बर्ड दोनों को खा सकता है, इसको हॉक खा सकता है। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि भैया आउल को खाने वाला तू ही नहीं है, ठीक है, या मैं ये कहूँ कि रैबिट को खाने वाला तू ही नहीं है कि भैया जो है फॉक्स ही खाएगा, इस रैबिट को ये हॉक भी खा सकता है। तो रैबिट का नंबर कभी भी अर्थ में इंक्रीज नहीं होगा। तो अर्थ में पॉपुलेशन का या ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ाए रखने के लिए फूड वेब्स का होना बहुत ज़रूरी है। फूड वेब क्या होती है? कुछ नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स
डिफरेंट फूड चेन को मिला मिला के हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। और इसमें दो फूड चेन जो होती है वो हमको ये दिखाती हैं कि तुम मेरे को नहीं खाओगे तो मेरे को कोई और खा लेगा या मैं किसी और को खा लूंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो इंस्टेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन तो हमेशा स्ट्रेट होती है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो जाता है कि हमको ये वेब की तरह दिखाई देने लगते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट को रैबिट, ग्रीन प्लांट को गोट भी खा सकता है, रैबिट को जैकल भी खा सकता है, गोट को भी जैकल खा सकता है, गोट को डायरेक्ट शेर भी खा सकता है, माउस जो है उसको वाइल्ड कैट खा सकती है, यही वाइल्ड कैट रैबिट को भी खा सकती है। ठीक है, ये वाइल्ड कैट को लायन भी खा सकता है, माउस को आउल भी खा सकता है, माउस को डायरेक्ट स्नेक भी खा सकता है, स्नेक को काइट या हॉक भी खा सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि एक ही फूड पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है बेटा जी कि रैबिट ही चाहिए वाइल्ड कैट को। वाइल्ड कैट कुछ और भी खा सकती है, वाइल्ड कैट डायरेक्टली इस माउस को खा सकती है। क्लियर है? तो इससे फूड बैलेंस हमेशा एनवायरनमेंट में बना हुआ रहता है। ये कुछ फूड वेब है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, ये कुछ फूड वेब है। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे, आप स्क्रीनशॉट लेना। फर्स्ट फूड चेन ये वाली है, सेकंड फूड चेन ये वाली है, थर्ड फूड चेन ये वाली है, फोर्थ फूड चेन ये वाली है। ठीक है, कुछ नहीं है, इन सब को जोड़ जाड़ कर आपको एक वेब बनाना आपके लिए टास्क है। ये एक फूड चेन है नंबर 1, ये दूसरी फूड चेन है, ये तीसरी फूड चेन है, ये चौथी फूड चेन है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ये है 5वीं फूड चेन और ये है 6ठी फूड चेन। अब आपके लिए मैंने 6 फूड चेन दिए, स्क्रीनशॉट दन 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 ले लेना। ठीक है, देखो ये मैंने दी आपको 4 फूड चेन बेटा। ठीक है, ये मैंने 4 फूड चेन दी है आपको और ये दी है मैंने 5 और 6। अब आपका शिप्रा मैडम के द्वारा दिया जाने वाला ये होमवर्क है कि आपको इस 6 फूड चेन को जोड़कर एक फूड वेब बनाना है। मैं वेट करूंगी कि आप लोग जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, अड्डा 24 7 9 10 के चैनल पे पोस्टेड मैम का होमवर्क जो मैम ने दिया है। ठीक है, मैम देखेगी आपका, जिसका भी मुझे फूड वेब सबसे अच्छा लगेगा मैं कम्युनिटी पोस्ट भी करवाऊंगी, गारंटी। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत को वो करो। ठीक है, 1 शॉट वीडियो एक साथ में मैम बना रही है, तो प्लीज़ 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 जो है वो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया, डन हो गया, क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है सबको? ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द, थोड़ा सा बचा है चैप्टर, बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रॉफिक लेवल के बारे में। क्या होता है ये ट्रॉफिक लेवल? ठीक है, ट्रॉफिक लेवल का मतलब बच्चों सीधा सा इतना ध्यान से सुनो, कम ऑन एवरीबॉडी ध्यान से सुनो। ट्रॉफिक लेवल का मतलब ये होता है कि इको चेन में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म कौन सा लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है। सो समझे? कुछ समझे? कोई बात नहीं, आ जाओ। देखे 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 मैं ये देख रही हूँ कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा पे। चलो आ जाओ, ध्यान से समझते हैं। चलो आ जाओ, कम ऑन एवरीबॉडी। देखो अब आपको समझा रही हूँ मैं ट्रॉफिक लेवल के बारे में, टेंशन नहीं लेना, आसान सी चीज़ है। ठीक है, सपोज दैट बेटा, ध्यान से सुनना, मुझे ना ये पेन थोड़ा सा डार्क चाहिए, बट आई वॉज थिंकिंग कि ये कहाँ से आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो मैं आप लोगों को एक वो बताती हूँ, ध्यान से सुनना है ना। मैंने आपको एक वो बताया, ये यार ये तो हुआ ही नहीं। ठीक है, चलो 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 आ जाओ। देखो मैंने तुम्हें एक वो बता रही हूँ, मान लो कि ये मैंने एक पिरामिड बनाया। ठीक है, मान लो कि ये मैंने एक पिरामिड बनाया, ठीक है, ये बना लिया। ठीक, चलो अब हमको इसमें ये बताना है कि कौन कौन सा ट्रॉफिक लेवल लेगा। ठीक है, डन है, समझ आई इतनी बात? ठीक, ध्यान से सुनते जाना अब मेरी बात। देखो यार ये क्लोज करते तो सारा ही मिट जाता है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसी से बना देती हूँ। मान लो कि मैंने ये एक पिरामिड ड्रॉ किया, ध्यान से देखो। ठीक, ट्रॉफिक लेवल समझा रही हूँ। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है एनर्जी लेवल। ट्रॉफिक लेवल को हम सीधे शब्दों में लिख सकते हैं एनर्जी लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल को हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी लेवल। ठीक है, अब एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है, चौथा लेवल ये है, मान लो। ठीक है, सबसे पहले कौन सा लेवल आता है बच्चों? सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। कौन आता है शिप्रा मैम? प्रोड्यूसर। ठीक है,
तो सबसे अधिक एनर्जी किसके पास होनी चाहिए? ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है पता तुम्हें? किसी भी इको चेन में कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग बीइंग कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है? मैं प्रोड्यूसर हूँ, शिप्रा मैम प्लांट है, तो सबसे पहला लेवल उनका यही होगा, ठीक है। जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको हम हमेशा ट्रॉफिक लेवल 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ट्रॉफिक लेवल 1 में, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है इसको, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा भी है आपको, देखो, ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द पोजीशन दैट ऑक्यूपाई इन द फूड चेन, यही है, ठीक। ट्रॉफिक लेवल्स सबसे पहले कौन आता है? प्रोड्यूसर। देखो लिखा है नंबर ऑफ सेटअप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्टार्ट फ्रॉम द चेन दैट इट इज मेजर ऑफ इट्स ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन स्टार्ट एट द ट्रॉफिक लेवल 1 विद द प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्लांट्स, ठीक है। कौन होता है? प्लांट्स। मूव टू द हर्बीवोर एट द लेवल 2, देन प्रीडेटर्स एट द लेवल 3 एंड खत्म विद द कार्निवोर्स लेवल 4 एंड 5। समझाती हूँ क्या है ये, आ जाओ, ठीक है। ये प्रोड्यूसर को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने, ठीक है। तो ये कौन है? ट्रॉफिक लेवल 2, T2 लिख दूँ यहाँ पे, ट्रॉफिक लेवल 2। ये हमेशा क्या होगा? हर्बीवोर। ये हमेशा क्या होगा? हर्बीवोर, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा? प्लांट्स, ठीक है। अब इसको कौन खाएगा? ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग हमेशा कैसा होता है? पैरासाइट लेवल इसमें ज़्यादातर आता है। फिर उसके बाद ये क्या है बेटा? T3, ट्रॉफिक लेवल 3। और इसको कौन खा लेगा? मतलब हॉक खा लेगा, ठीक है। ये होते हैं कार्निवोर और इनको कोई नहीं खा पाता। ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? T4, ठीक है। इसलिए हम इनको टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं, टॉप कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद T5 भी हो सकता है, पर T5 के आगे नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल समझ में आया? किसी भी फूड चेन में कोई भी ऑर्गेनिज्म कौन से लेवल पे है? T1 में है, T2 में, T3 में, T4 में, T5 में। T1 में हमेशा कौन रहता है? ध्यान से सुनिए, T1 में हमेशा कौन रहता है? T1 में हमेशा रहेगा प्रोड्यूसर, ट्रॉफिक लेवल 1 में, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल 2 में कौन रहेगा? हमेशा हर्बीवोर। ट्रॉफिक लेवल 3 में हमेशा कौन रहेगा? प्रीडेटर्स, ठीक है। प्रीडेटर्स कौन रहेंगे? जो दूसरों को खा जाते हैं, ठीक है। पैरासाइट, प्रीडेटर्स, ये सब रहेंगे। और उसके बाद लेवल 3 में कौन रहेंगे? कार्निवोर्स रहेंगे। लेवल 4 एंड 5 में ज़्यादातर कौन रहते हैं? टॉप वाले रहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े हैं इसके। सो दिस इज द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल समझ में आया आपको? सो किसी भी फूड चेन में कोई भी ऑर्गेनिज्म कौन से लेवल पे है? प्रोड्यूसर लेवल पे है, हर्बीवोर पे है, कार्निवोर पे है, T1 है, T2 है, T3 है, क्या है? उसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। हमेशा ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है लेवल ऑफ एनर्जी। जो जितने कम लेवल पे होगा उसके पास उतनी एनर्जी रहेगी। जैसे T1 के पास सबसे अधिक एनर्जी होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम फूड चेन में जनरली डीकम्पोजर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, पर डीकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि गार्बेज, लाशों का ढेर ना कलेक्ट हो जाए, वही डीकम्पोज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनवायरनमेंट क्लीनिंग के लिए और सॉइल के क्या करने के लिए? इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। समझ में आई बात? अब थोड़ी क्लियर हुआ? डीकम्पोजर क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, डेड बॉडीज़ का हीप नहीं क्रिएट करने देते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट में फिर तो कहना ही क्या, खेल ही हो जाना है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करती हूँ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड 10% लॉ की, ठीक है। आइए ये भी डिस्कस कर ही लूँ। आओ। सो अभी जब मैं ये फूड चेन बना लूँ क्या? चलो फूड चेन बना लेती हूँ, है ना। चलो अब मैं एक फूड चेन बनाती हूँ, येलो कलर से बनाऊँ, ब्लू से बनाती हूँ। चलो मान लो कि मैंने बनाया फूड चेन, क्या बनाया? मान लो प्लांट्स बनाया, ठीक है। प्लांट्स को किसने खाया? मान लो बटरफ्लाई ने खाया, ठीक है। इस बटरफ्लाई को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल 1 में कौन आता है? हमेशा प्रोड्यूसर, T1। इसके अंदर कौन आते हैं? हमेशा बटरफ्लाई। इसके अंदर कौन आता है? हमेशा फ्रॉग। ये T3 लिखा है, T4 और ये आता है T5। समझ आई बात? बोलो बोलो, समझ में आए बात? ये हमेशा क्या होता है? देखो ये हमेशा क्या, बटरफ्लाई ने खाया, बटरफ्लाई, T3, T4 एंड T5। मैम इसके आगे क्यों नहीं बनाया आपने? ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स अब मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ फूड चेन का, जो आपको अभी देखना है। फूड चेन जो होती है, ध्यान से सुनना बच्चों, फूड चेन जो होती है बच्चों, वो कभी भी 4 से 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, नॉट मोर देन 4 to 5 लेवल्स। समझ में आई बात? कोई भी फूड चेन 4 से 5 लेवल से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। ऐसा क्यों है ये ध्यान से समझिएगा। अगर सन ने, ठीक है ध्यान से समझना, मान लो यहाँ पे सन बना लूँ, क्या ऑरेंज कलर है अपने पास,
चलो यहाँ पे मान लो मैंने सन बनाया, लल्ला लल्ला, ठीक है। मान लो सन प्लांट को 10,000 जूल, शिप्रा मैम प्लीज, ओ शिट ये क्या हो गया, मिट गया क्या सारा? मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ कि आ जाए, वैसे नहीं आएगा मेरे ख्याल से। चलो यहीं से समझाती हूँ, अब मैं यहीं से समझाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ट्रॉफिक लेवल 1, ठीक है। अब मैं यही डायग्राम से समझाऊंगी, अब मैं लिखने नहीं वाली हूँ, थक गई हूँ मैं। T1, T2 और T3, यहाँ पे T3 है, ठीक है। मान लो कि सन ने इस प्लांट को 1000 जूल एनर्जी दी। कितनी एनर्जी दी? 1000 जूल। तो प्लांट पापी जो है ना, ये 990 जूल को एनवायरनमेंट में लॉस्ट कर देगा, ठीक है। समझ में आई बात? अभी आपको एक लॉ भी समझा रही थी मैं फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स में, कहाँ गया वो, मेरे को दिखाना है, यहाँ पे लास्ट वाला था फूड चेन का, रुक जाओ। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको ये कह रहा है कि इस एनवायरनमेंट की एनर्जी हमेशा बढ़ती जा रही है, और अगर नहीं पढ़ा है ना बेटा तो पता होना चाहिए ये, है ना। गिचर पिचर नहीं करना। विशिप्रा मैम जो है मरी जा रही पढ़ा के, तो थोड़ा सा उनका सम्मान करो, ठीक है ना। तो फूड चेन जो है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फूड चेन 4 से 5 लेवल की से ज़्यादा की नहीं हो सकती, पहली बात तो ये, ठीक है। ओके, 4 से 5 लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा जी, नन्हो जी मुन्नो जी, हमको ये बताता है कि जो एनवायरनमेंट की एनर्जी है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है बेटा जी, हमेशा बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, बढ़ती रहेगी। ऐसा क्यों होता है? मान लो कि अगर सन ने 1000 जूल एनर्जी प्लांट्स को दी, तो 990 जूल एनर्जी जो होगी वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगी। हमेशा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, इसलिए इस रूल को हम 10% लॉ कहते हैं, जो कि लिंडमैन ने दिया था। 90% लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। फिर इसको शेर ने खा लिया, तो देखो 1000 से सिर्फ कितनी मिली, 990 तो आपने एनवायरनमेंट में लॉस कर दी, प्लांट को सिर्फ मिली 10 जूल। अब 10 जूल एनर्जी, अब इसको प्लांट को किसने खा लिया? डियर ने। तो 10 जूल एनर्जी कायदे से डियर के पास जानी चाहिए, तो पर ऐसा हुआ नहीं रे। 9 जूल जो है वो एनवायरनमेंट में लॉस हो गई, सिर्फ और सिर्फ इसको बेचारे को कितनी मिली? 1 जूल। सिर्फ 10% मिली, 90% लॉस। अब ये 1 जूल जो एनर्जी है ये पूरी शेर को मिलनी चाहिए, पर नहीं मिली, सिर्फ इसको मिली 0.1 जूल, ठीक है, शेर को मिली, और 0.9 जूल इसने एनवायरनमेंट में लॉस कर दिया। इसलिए किसी भी फूड चेन को 5 लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा आप नहीं बना सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट में इतनी, लास्ट को मान लो, देखो 10,000 मान लो ग्रीन प्लांट को मिलनी चाहिए थी सन से, पर 10,000 का 10% कितना होता है यार? 1000, ठीक है। 1000 जूल उसने ली, फिर उसको जो है ग्रास होपर ने खा लिया। 1000 का कितना हुआ आपका? 1000 का हुआ, मान लो, इसको कैलकुलेट करना, 5वें लेवल तक आने तक इतनी कम एनर्जी आपके पास बचेगी कि आप नेक्स्ट लेवल को ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट लेवल को आप ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाओगे, इतनी कम एनर्जी। इसलिए कभी भी फूड चेन 4 से 5 लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 5वें लेवल आने तक आपकी जो एनर्जी जो आपको फर्स्ट लेवल से मिली है वो इतनी कम हो जाती है कि नेक्स्ट लेवल के को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास कुछ बची नहीं, आप सीधे मरोगे, डिकम्पोजर आपको खाएगा। क्लियर है मैडम? शेर को तो सबसे अधिक एनर्जी चाहिए थी, फिर काहे को इसको कम मिली? शेर की बॉडी अपने आप ही इतनी एनर्जी बना लेती है, हमारी बॉडी इतनी एनर्जी बना लेती है कि बाहर से हमको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको सबसे ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जितना ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा, एनर्जी की ज़रूरत बाहर से उतनी कम होती जाएगी। समझ में आई? बॉडी खुद ब खुद इतनी एनर्जी बना लेगी, और ये जो एनर्जी वो ले रहा है फूड से ही लेता है। तो सन से जो सबसे अधिक एनर्जी लेगा वो हमेशा प्लांट ही होगा। समझ में आ गई बात? तो इसे हम कहते हैं 10% लॉ बेटा। हर ट्रॉफिक लेवल पे 90% एनर्जी लॉस हो जाती है, 10% ही ट्रांसफ़र होती है। 1942 में ये लॉ लिंडमैन ने दिया था। ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, ओनली अबाउट 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज स्टोर्ड ऑन द फ्लैश, रिमेनिंग एज लॉस द ट्रांसफर ऑफ ब्रोकन डाउन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। देखो ध्यान से, 90% लॉस क्यों हुई? देखो मान लो जैसे उसने पूरा प्लांट खा लिया, मान लो कोई ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है रीज़न। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैडम शेर के पास इतनी कम क्यों बची? आप हमें बताओ। मैं लिखूंगी यार, बिना लिखे तो शिप्रा मानेगी नहीं, आपको भी पता है। आ जाओ
लिख लेते हैं यार, ठीक है। ग्रास, ग्रास को किसने खाया, येलो कलर से लिखती हूँ ना। ग्रास को किसने खाया बेटा, ग्रास हॉपर ने। ग्रास को किसने खाया बेटा जी, ग्रास हॉपर ने, ठीक है मैम, हम समझ गए। ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया, हॉक ने, ठीक है। अब बेटा इस ग्रास को, ठीक है, इस ग्रास को मान लो सन ने 1000 जूल एनर्जी दी थी, ठीक है, इसने ली पूरी, पर इसने 990 जूल एनवायरनमेंट में लॉस कर दी। कैसे लॉस करेगा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से। सिर्फ ये अपने पास कितना रखा बेटा, इसका 10% कितना हुआ, 10 जूल। 10 जूल ये कैसे, स्टोर्ड फॉर्म में रखा हुआ है। फिर ये स्टोर्ड फॉर्म को किसने खा लिया, ग्रास हॉपर ने। अब ग्रास हॉपर भी जो है 10 जूल रख लेता, पर इसने ऐसा नहीं किया, इसने 9 जूल को बाहर किया। कैसे बाहर किया, कौन से प्रोसेस से बाहर करेगा, रेस्पिरेशन से। कैसे बाहर करेगा, रेस्पिरेशन से। सिर्फ और सिर्फ ये 1 जूल अपने पास स्टोर करके रखता है। अब ये 1 जूल फ्रॉग को ट्रांसफर हुई, 1 जूल का भी इसने क्या किया बेटा, 0.9 जूल तो इसने बाहर किया, सिर्फ अपने पास 0.1 जूल रखा। कैसे बाहर करोगे, रेस्पिरेशन से बाहर करोगे। क्लियर है, सब एनर्जी बाहर कर रहे हो। स्टोर आप कहाँ कर रहे हो, मांस में, फ्लैश में, मांस में स्टोर करके रखे हुए हो, ठीक है। इस 0.1 को स्नेक के पास गया तो 0.001 जो जूल है वो स्नेक ने लिया, बाकी लॉस कितना कर दिया, 0.009 जूल। अब हॉक के पास कितनी एनर्जी आएगी बताओ मुझे, सिर्फ इतनी, इतनी। अब अगर इसके आगे तुम लेवल बना देते तो तुम क्या टिंडा देते, मतलब इतनी 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 एनर्जी कम देते, क्या रे, इतनी, ठीक है। तो 4 से 5 लेवल तक सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, इसलिए हम इससे ज़्यादा बड़ी फूड चेन बना ही नहीं सकते। तो रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान हम 90% एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 1% अपने फ्लैश में, मांस में स्टोर करके रखते हैं, वही जो नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होती है। क्लियर, मक्खन मलाई की तरह क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्प कंसेप्ट, किसी को नहीं आता ये, मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, ठीक है। सो दिस इज द 10% लॉ। ये पूरी कहानी आपको देखना है, इसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है, सब लिखा हुआ है, ठीक। इसीलिए एनवायरनमेंट की एनर्जी हमेशा बढ़ती जा रही है। सो वी हैव लर्न व्हाट वी हैव लर्न, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है नहीं आपको, पर मैंने बहुत सारे आपको बता दिए, जैसे कि आपको फूड चेन बता दी, डेजर्ट की बता दी, ठीक है, और आपको प्लांट पानी की भी बता दी, बहुत सारी मैंने आपको फूड चेन बता दी, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की, ठीक है। करमदंड हमारे इतने भयंकर हैं ना बच्चों, करमदंड से जो इतने भयंकर हैं कि हम मानते नहीं हैं, और ना मानने की वजह से हमारी जो ऐसी दुर्दशा हुई है ना, कि बेसिकली हमारे पास एक कंबल था, आपके पास जिस लेयर पे आप रह रहे हो वो है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है ट्रोफोस्फेयर, ट्रोफोस्फेयर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोफोस्फेयर के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ओजोन, इसका फॉर्मूला है O3, हम सबको पता है। इस कंबल को आपने तोड़ ताड़ दिया। इस सन जो है, सन से बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन आती है जिसे हम यूवी रेडिएशन कहते हैं। अब हमने क्या किया, इतनी जो है पोल्यूशन फैलाए, इतनी गंदगी की कि ये गंदगी जो है अब इस O3 को जो है, ध्यान से सुनिए, तोड़ती जा रही है। तोड़ने की वजह से इस लेयर में छेद होता जा रहा है, जिससे गंदी गंदी जो रेज सन की हैं वो आपके अर्थ में आ रही हैं और बहुत प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इसे हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, समझ में आ गई बात। सो 90% ऑफ अर्थ ओजोन इज कॉन्सेंट्रेटेड एट स्ट्रेटोस्फियर, 90% वहाँ पे मोटी हो रखी है। स्ट्रेटोस्फियर को हम ओजोन लेयर या जोनोस्फियर भी कहते हैं, ठीक है। पर ये जो लेयर है ये यूवी रेडिएशन की वजह से क्या हो रही है, खराब हो रही है। आगे बढ़ें, ठीक है। द स्ट्रेटोस्फियर ओजोन इज being photo dissociated and generated simultaneously by the absorption of ultraviolet radiation coming from the sun. So ये जो आपकी स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन पाई जा रही है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये फोटो डिसोसिएटेड हो रही है, सनलाइट जो है उसको तोड़ती जा रही है, मतलब सनलाइट तोड़ती जा रही है, मतलब सनलाइट जो है उसको ब्रेक डाउन करके अंदर घुसती जा रही, घुसती जा रही, घुसती जा रही, घुसती जा रही है, और हार्मफुल रेडिएशन आपके एनवायरनमेंट के अंदर आते जा रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन कौन सी है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से निकलती हैं उसको ब्रेक डाउन कर देती हैं, ठीक है। कैसे ब्रेक डाउन करती है, नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, ये बहुत खतरनाक रिएक्शन है, क्लियर है। आगे बढ़ें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब
थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड एज बेटा जी ओजोन डिप्लीशन। क्यों होता है ओजोन? देखो इतनी सारी रेडिएशन सन के अंदर आ रही है तो कंबल जो है उसको अंदर नहीं आने दे रहा है, पर अगर तुम्हारे ढटकरम रहेंगे तो वो लेयर पतली होती जाएगी और जो है यूवी रेडिएशन ओजोन को तोड़ते हुए अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन है? CFC है, रेफ्रिजरेटर, सॉल्वेंट्स, फोम्स, एरोसॉल्स, ये सब प्रदूषण, पॉल्यूटेंट्स, ये इतने खतरनाक होते हैं कि ओजोन को पतला करते जा रहे हैं, ओजोन डिप्लीट होते जा रही है। ठीक है, with the technological advancement in the past century various man-made substances has been caused the depletion है ये depletion of the ozone। बहुत सारी चीज़ें हमने रेफ्रिजरेशन में जो CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बोनेट, इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, ये इतनी खतरनाक होती है कि ये बहुत लाइट होती है और स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाती है और ओजोन को तोड़ना शुरू कर देती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अंदर आने वाली लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिस की गई थी कहाँ पर थिनिंग हुई है? अंटार्कटिका के पास थिनिंग हुई है इसकी 1985 में नोटिस किया गया। किसकी वजह से हो रही है? CFC की वजह से हो रही है। इंसुलेटिंग फोम्स जो है, चीज़ों को इंसुलेट करने के लिए जो फोम्स इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल जो होता है, जो पेंट वेंट में सॉल्वेंट्स मिलाते हैं उनका, और बहुत सारे एरोसोल जो स्प्रे लगाते हैं ना आप, मच्छर मार, फलाना मार, ढमाका मार, ये सब भी बड़े खतरनाक होते हैं जो ओजोन को डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर ओजोन टूट जाए और अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बेटा जी, लल्ला जी, नन्ना जी, मन्ना जी अगर आपके अर्थ पे आ जाए तो क्या होगा? आपको होगा सनबर्न। ठीक है, जल जाएगी आपकी स्किन। ठीक है, स्किन यूवी रेडिएशन जो होगी वो आपकी सेल्स को मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बूढ़ी होने लगती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपकी स्किन में एक स्पेशल प्रकार का कैंसर कॉज करने लगती है, जिसे हम कहते हैं ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। क्लियर एवरीबॉडी? तो यूवी रेडिएशन की वजह से आपकी स्किन में एक स्पेशल प्रकार का कैंसर होने लगता है, स्पॉट बनने लगते हैं, जिसको कहते हैं ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से कैटरैक्ट, मोतिया बिंद, ठीक है, होने लगता है। आपकी कॉर्निया डैमेज होने लगेगी, कॉर्नियल डैमेज होने लगेगा। आप देख नहीं सकते। यूवी रेडिएशन को हमेशा यूवी रेडिएशन देखने के लिए स्पेक्स आते हैं, उसमें देखा जाता है। हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, अपने साफ़ सफाई के लिए यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम पर उसको ऐसे मतलब चश्मा लगा के देखना पड़ता है। ठीक है, और आपका इम्यून सिस्टम भी गड़बड़ होने लगता है। यूवी रेडिएशन पानी को भी पेनिट्रेट करने लगती है, जिससे मराइन लाइफ भी इफेक्ट होती है, जर्मिनेशन इफेक्ट हो जाता है, प्लांट की ग्रोथ भी इफेक्ट हो जाती है, और आपकी तो ऐसी कम तैसी होनी ही है। क्लियर है? इसलिए कुछ भी करते जाना है, ओजोन को बचाना है, ये बात आपको याद रखनी है बेटा। तो किसी भी प्रकार का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा कम यूज़ करिए। ठीक है, कोई भी ऐसा केमिकल जो बहुत ख़तरनाक है, पॉल्यूटेंट्स, थोड़ा कम करिए, क्योंकि ये जाकर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर को पतला करेंगे और तुरंत यूवी रेडिएशन ब्रेकडाउन करते हुए अंदर आ जाएगी। सो ये जो है बहुत ही खतरनाक केमिकल होते हैं जो ओजोन को डिप्लीट करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। नहीं करना है अपने को ऐसा। ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग में हम मानते नहीं हैं, गाड़ियां चलाए जा रहे हैं और गाड़ियां खरीदे जा रहे हैं। बाइक खरीद लो, स्कूटी खरीद लो, कार खरीद लो, मर्सिडीज खरीद लो, ऑडी खरीद लो, फलाना ढमाका, दुनिया की सारी गाड़ी खरीद लो और दूसरों की मृत्यु का कारण बनो। ये तो ह्यूमन बीइंग, मतलब जब दूसरा दुखी रहे तो ह्यूमन बीइंग खुश होता है, ये तो मतलब मानव वो है। पर ये बहुत ही गलत चीज़ है बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा इंसान को इंसान समझना चाहिए और इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए, भगवान बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने इतनी ग्लोबल वार्मिंग, इतनी गंदगी, इतना गार्बेज, इतना कचरा फैला रखा है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को, बहुत जानवरों को, मराइन लाइफ को, एक्वेटिक एनवायरनमेंट को, प्लांट्स को बहुत लॉस होता है। तो कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करें? कैसे करें? हर चीज़ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, ये आपको पता ही है बचपन से। आप हम एयर कंडीशन से जो आपकी हीट निकलती है, ये भी बहुत खतरनाक होती है, थोड़ा कम यूज़ करिए। ठीक है, हमेशा लाइट चेंज है, लाइट बल्ब कभी भी बहुत रोशनी वाले बल्ब इस्तेमाल मत करिए। नाइट बल्ब है। ठीक है, लाइट बल्ब मतलब बहुत जो लाइट देते हैं, क्योंकि आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, कोई भी ऐसी हरकत मत करो जिससे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़े। अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलेगी और वाटर लेवल बढ़ेगा और लोग मरने लगेंगे। ठीक है, हमेशा जो है वाहनों का कम इस्तेमाल करें। साइकिल खरीद लो यार, मैं तो कितने दिन से सोच रही हूँ कि साइकिल खरीद लेती हूँ, बढ़िया चलूँगी, उसमें थोड़ा और वजन कम करूँगी, पर तुम लोग मानते नहीं होते, मैडम सिखा के परेशान है। ठीक है, हमेशा LED बल्ब का इस्तेमाल करिए। ठीक है, ज़्यादा सोक करने वाले एनर्जी वाले बल्ब का इस्तेमाल मत करिए। LED बल्ब कितने अच्छे हो गए, तो भी हम जो है वो चमक वाले बल्ब का इस्तेमाल करेंगे, मानेंगे नहीं। ठीक है, हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल कम करिए। अब ठंडी लग रही है तो मर मत जाइएगा कि ये मैडम ने बोला तो ऐसे करेंगे, नहीं।
कम जो है एनर्जी का इस्तेमाल करिए, लाइट्स का कम, हमेशा कहीं जाए तो स्विच ऑफ करिए और हमेशा प्लांट्स लगाइए। प्लांट्स लगाने से हमेशा एनवायरनमेंट में हीट जो होती कम होती है। तो हमको ये याद रखना है कि किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट में प्रदूषण और हीट को कम करना है। और वो कैसे करना है, इतने समझदार तो मेरे लल्ला मेरे जाने बाहर आप खुद हो ना, है ना, हो कि नहीं हो, ठीक है। अब वेस्ट क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इस्तेमाल की नहीं है वो सब वेस्ट है। मैडम मेरा भाई भी मेरे काम का नहीं, वेस्ट है। मैडम मेरी गर्लफ्रेंड मेरे काम की नहीं, मेरे वेस्ट है। मेरा बॉयफ्रेंड काम का नहीं, वेस्ट है ना। इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इस्तेमाल की नहीं है वो वेस्ट है। वेस्ट दो प्रकार का हो सकता है, एक जो डिग्रेड हो जाए और उसका नामो निशान ना बचे, और एक जो डिग्रेड नहीं हो और एनवायरनमेंट और अर्थ में हमेशा बना रहे, जिसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन होता है। तो कौन सा वेस्ट आपको करना है? बायोडिग्रेडेबल। जैसे सब्जियों का कचरा, पेड़ पौधों का कचरा, खाने पीने का कचरा, ये ठीक हो जाता है। तो गार्बेज जो होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो आपके खाने पीने से निकलते हैं, जैसे कि सी वेस्ट से, लाइव स्टॉक वेस्ट, टी लीव्स हो गई, वेस्ट पेपर हो गया, वेस्ट कॉटन वूल हो गया, लेदर हो गया, जूट हो गया, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। और समय के साथ जो होते हैं डिकम्पोजर, इनका लेवल और अमाउंट अपने आप ही कम करते जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? समय के साथ इनका लेवल, इनका अमाउंट अपने आप कम हो जाता है। सुनो बेटा, वन शॉट में बना है। मैं हर दिन कहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने बहुत सारे टीचरों को ऐसा देखा है जो 50-50 टेक में वन शॉट बना रहे हैं। मैंने वन शॉट 1 टेक में बनाया है। कृपया करके इसको ध्यान से देखो और ध्यान से सुनोगे तो इस एनवायरनमेंट, लल्लू चैप्टर है एकदम लल्लू, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सीख गए, इसको नहीं सीख पाओगे कह रहे तुम, इतना तो बचपन से सीखते आ रहे हो, तो इसकी इज्जत करो। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर वो वेस्ट आता है जो समय के साथ कभी वह हमेशा एनवायरनमेंट में रहेंगे। प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, सिल्वर फॉइल हो गया। सिल्वर फॉइल में रोटी तो नहीं रखते तुम्हारी मम्मी, मना करो। पेस्टिसाइड्स हो गए, ये हमेशा एनवायरनमेंट में रह जाते हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं और मैग्निफिकेशन का लेवल बढ़ाते हैं। तो ये नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है लल्ला, ये नहीं करना है। तो क्या करें मैम? ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल करिए उसका, ठीक है। आपको पता है कि आपके यहाँ म्युनिसिपल गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, ठीक है, स्वच्छ भारत का है इरादा। इतना चिल्ला के कचरा बाहर क्यों निकलवाते हैं? क्योंकि तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम कहीं और मत फेंक देना। गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? ताकि सेपरेट करके कहीं ये हमारे नॉर्मल इकोसिस्टम में ना आ जाए, इसलिए लोग ऐसा कचरा उठाते हैं। लोग तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते कि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखें, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग रखें, ठीक है। हमेशा इनका इस्तेमाल रीयूज, रिसाइकल में करें, ठीक है। एनर्जी इस्तेमाल बनाने के लिए करें, ठीक है, या भेजें। रिसाइकलिंग कम यूज़ करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो रिसाइकल के लिए भेजो। प्रिवेंट करो यूज से, ठीक है। Improvement of in our lifestyle has resulted in greater amount of waste material in generation। भैया अपन पानी बॉटल में भर के नहीं ले जाएंगे, हम तो बाहर का 20 रुपये का पानी पियेंगे। प्लास्टिक बढ़ा रहे हो। जब हम मॉल्स में जाएंगे तो प्लास्टिक सस्ता होता है, सुंदर दिखता है, तो हम वो खरीदते। तो आप घर में प्लास्टिक बढ़ा रहे हो बेटा, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा इशू है शहरों में, ठीक है, इसलिए इसका प्रॉपर डिस्पोजल हमेशा होना चाहिए। इसीलिए जो है आपकी गवर्नमेंट इस पर बहुत ही भयंकर काम कर रही है। कैसे करते हैं हम लोग? पहली बात तो ये है कि वेस्ट का इस्तेमाल ही कम करो। मतलब आपको पता है कि प्लास्टिक से खतरनाक है तो मत यूज़ करो। इवन तुमको पता है नालायको, होता क्या है बच्चों कि नालायक मेरे बच्चों शायद सुनते, तो क्या होता है जैसे प्लास्टिक में, ठीक है, गरम तुम कुछ भी डाल देगा ना उसमें तो प्लास्टिक पिघलेगा, उससे कार्सिनोजन निकलते हैं जिससे कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए नहीं करना है। अच्छा, प्लास्टिक, खराब प्लास्टिक, कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने यूज़ कर ही लिया है तो उसको आप कहीं ऐसी जगह पे भेजिए जहाँ पे रिसाइकल होता हो, ठीक है। एनवायरनमेंट में से पड़े मत रहने दीजिए। बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग होती है, मतलब ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे माइक्रोब्स डाल के उनको गलाया जाता है। स्लो प्रोसेस है पर होता है आपके इंडिया में। सैनिटरी लैंडफिल, मतलब कहीं खाली जगह पर फेंकिए, नहीं तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में आ जाएगा, गाय भैंस ये खा लेगी, बेचारी मरने लगेगी, ठीक है। इंसिनरेट करिए, मतलब उनको जला दीजिए, ठीक है। जलाना, इंसिनरेशन का मतलब होता है जला दीजिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्रॉपर करिए, मतलब इंसिनरेशन, कचड़े को जलाइए, किसी खाली स्थान पे भरिए, बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग में भेजिए। और बायो रिमिडेशन करिए। बायो रिमिडेशन का मतलब वही है कि आपने वेस्ट को
ऐसी जगहों पर डाल दिया जहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोब्स पड़े हैं और समय के साथ धीरे 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 उसे डिग्रेड करते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, वन शॉट वीडियो यहीं तक था। आज हमने सीखा कि एनवायरनमेंट क्या है। एक बार रिवाइज करवा दूं। एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। ठीक है, डन है। एंड इट्स इंटरैक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, एबायोटिक एंड बायोटिक। फिर विल टॉक अबाउट द इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग बीइंग्स एंड विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डिफरेंट प्रकार की फूड चेन, फिर हमने पढ़ा फूड वेब, फिर हमने पढ़ा एनर्जी फ्लो, फिर हमने पढ़ा 10% लॉ, किसने टर्म दिया, किसने क्या किया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, आई थिंक वन शॉट वीडियो में आपका इतना ही पढ़ाना था मुझे। इससे बेहतरीन वन शॉट कोई नहीं बना सकता। आर एनवायरनमेंट का वन शॉट बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप चैप्टर ही मैंने 2 घंटे 52 मिनट में पढ़ा रखा, तो इसको तो वन शॉट ही बनाना था ना। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द वन शॉट। यू डोंट ऑलवेज नीड अ प्लेन। ठीक है, आपको हमेशा जो है ना, याद रखिए कि हमेशा कभी भी आपको ये देखो, इस लाइन का मतलब जो है ये याद रखना है कि कभी भी बहुत ना आपको उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी किसी चीज़ को लेकर पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी घबराएं तो एक लंबी सांस लें और सोचें कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, अगर आपको पढ़ने पे कष्ट हो रहा है तो अच्छे के लिए ही हो रहा है। यू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट इट गो। ठीक है, और सोचिए कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो होने वाला है वो अच्छे के लिए ही होने वाला है। शिप्रा मैम है आपके साथ, आपको इस इंडिया का सबसे अच्छा बायोलॉजी का वॉरियर बनाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।